अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। फुटबॉलिस्तान पे हमारा जो एक सिलसिला शुरू हुआ था गुफ्तगू का, और गुफ्तगू खास तौर उस चीज़ पे जो अब पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है इस साल, वो है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। और मैंने ये भी सोचा कि हमारी गुफ्तगू वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के हवाले से ये ज़रूर होनी चाहिए कि पिछले 30-32 साल से जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स में आगे जाने के लिए, और हम मैच जीत नहीं पाते। तो उन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्या हुआ, जितने पाकिस्तान ने इतने सारे खेले हैं, तो मैंने भी ये सोचा हुआ है कि उन हर वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उससे बेहतर प्लेयर कौन होगा जो वहां पे मौजूद हो। तो ये सीरीज जो हम आज दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने दावत दी है और रहमत भी दी है काफी हद तक इम्तियाज भट्ट साहब को। इम्तियाज भट्ट साहब जो हैं पाकिस्तान के एक नामी करानी प्लेयर है, रह चुके हैं, लेजेंड है पाकिस्तान के। पीआईए और वापडा को कैप्टन कर चुके हैं, पाकिस्तान की कौमी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के अंदर, और उसके साथ साथ एएफसी अंडर 19 चैंपियनशिप में पाकिस्तान के कैप्टन भी थे। और वहां पे उनकी ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनको पाकिस्तान के क्लब्स के अलावा बहुत सारे दीगर ममालिक के क्लब्स, बांग्लादेश से भी ऑफर आई, यूएसए से भी ऑफर आई एक जमाने में जाने के लिए। ये सब कुछ समझने के लिए, और एज समवन जो खुद 1994 के फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेले हुए हैं और हमारे लेजेंड भी हैं, तो उनकी स्टोरी बताना और उनसे समझना बहुत जरूरी था। तो इम्तियाज भट्ट साहब को आज दावत दी है। इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। लेना चाहते हैं कि इतिहास के प्रोग्राम में शामिल हो गए तो शामिल हो गए। जो भी मेरा जीत होगी मेरी उसके में शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल इम्तियाज साहब, पहला तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि देखिए, आपने पूरी जिंदगी पाकिस्तान को दी, फुटबॉल को दी, लेकिन ये शुरू कहाँ से, सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि हमारे मुल्क में यही समझना पड़ता है कि ये कीड़ा कहाँ से पड़ा फुटबॉल का, कहाँ से आपने सीखा, ये कहाँ से आपने शौक पैदा किया फुटबॉल का? बिल्कुल शुरू शुरू में आगाज कहाँ से हुआ? मेरा आगाज बहुत एक मुख्तलिफ अंदाज में इस तरह हुआ कि मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था। तो हम लोग ग्राउंड में खेल रहे थे, हमारी ग्राउंड में अगले दिन अंडर 14 के ट्रायल थे। तो जो कोचेस थे वो हमारी ग्राउंड का वो जायजा लेने के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि कल आप ट्रायल दो, आप अभी से टीम में सिलेक्ट हो। ये है कि आप कल ट्रायल आदमी देना होगा, हमने आपको सिलेक्ट कर लिया। तो वो मेरा सबसे पहला तो मेरे ख्याल ख्याल में भी था कि इस तरह मुझे इतनी जल्दी कोई टीम में चांस मिल जाएगा। तो अगले दिन मैंने ट्रायल दिए, ट्रायल में मैं सिलेक्ट हो गया था। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की टीम में, दिल्ली की टीम बनी, पंजाब की टीम बनी। एक्चुअली मेरा घर जो है ग्राउंड के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने। हम हर वक्त ग्राउंड में लगे रहते थे, खेलते रहते थे। कभी क्रिकेट, कभी हॉकी, कभी क्रिकेट, कभी फुटबॉल, सीजन गेम हुआ करते थे। स्कूल में भी सारे प्रोग्राम करते थे, स्कूल में भी मैं अलहमदुलिल्लाह स्टूडेंट जो था, लाइफ था, मैंने टॉप किया था मैं अपने स्कूल में। तो इस तरह मेरी जिंदगी का अचानक हादसाती तौर पे मैं दोस्त में इस तरह मुझे चांस मिला, तो मैं इंग्लिश मीडियम में सेलेक्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जब आपने ये शुरुआत किया, तो आपने सबसे पहले अपनी कॉलेज टीम वगैरह के लिए खेला था मेरे साथ? तो जो मैंने भी थोड़ा स्टडी किया और आपके करियर के बारे में पढ़ा है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप कॉलेज या उस लेवल पे खेल रहे थे? और उस टाइम पे क्या कंपटीशन होता था जिसपे आप खेल रहे थे? जी कॉलेज में भी एक्चुअली कॉलेज वाले जो थे वो मुझे जानते थे कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, अच्छा फुटबॉलर हूँ। लेकिन मैंने स्पोर्ट्स प्लेस में दाखिला नहीं दिया, तो मेरी हाई फर्स्ट थी, तो मैं मैच के ऊपर आ गया था। तो उन्होंने कहा कि आप लाजमी खेलें, हमारी एक सीधी बात थी कि एक स्पोर्ट्समैन और लेंगे। तो इस तरह मैंने कॉलेज से खेलना शुरू किया। तो जिस दिन हमारे कॉम्पिटिशन स्टार्ट ऊपर नहीं आया, तो हम लोग बड़े परेशान थे कि हमारा एक जो कैसे क्वालिफाइंग राउंड था इंटर कॉलेज का, बोला बोल होता था, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूर था। बहुत कॉलेज थे उसमें, इवन के फैसलाबाद में बहुत कॉलेज थे, वहाँ से हमने मुझे करना था, फिर हमने आगे जाना। तो जैसे हमारा पहला मैच था तो हमारा गोलकीपर नहीं आया था, शायद कुछ एमरजेंसी होती थी, उसका दूसरे शहर से तो नहीं पहुंच सका। तो मैंने फिर एज ए गोलकीपर अपना स्टार्ट किया, हालांकि गोलकीपर खेलना नहीं था। तो मैं लोकल ग्राउंड में ही बेस्ट गोलकीपर हुआ।
और फाइनल राउंड में जब फाइनल जीते और मुझे कोई गोल नहीं हुआ पूरे टूर्नामेंट में। तो वो मैं फिर जब सपोर्टर बोर्ड की टीम बनी तो मैं एज ए गोलकीपर भी सिलेक्ट हो गया और एज ए फॉरवर्ड भी सिलेक्ट हो गया। तो बहुत अच्छे कंपटीशन थे मैं समझता हूँ स्कूलों में कॉलेजों में। अभी ये सिलसिला खत्म हो गया इसलिए भी मैं समझता हूँ जो खेलने जो काफी हद तक जो उनका मेयार जो है नीचे चला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये जब आप कॉलेज वगैरह में खेल रहे थे, तो उसके बाद मतलब ये कौन-सा सन चल रहा था? ये थोड़ा-सा अगर हम टाइमलाइन को भी अंडरस्टैंड करना चाहें। ये 86 की 1986 बात की है। बात है। तो उस टाइम तो सर आप भी अगर कॉलेज में होंगे तो मेरा अंदाज़ा है 16-17 साल के होते हैं। तो उस टाइम में ज़हन ये बन गया था कि अच्छा यार इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन या एज़ अ करियर भी बनाना है या उस टाइम बस शौकिया खेलते थे? नहीं, मैं बिल्कुल शौकिया ही खेलता था। ये अंडर 16 का कैंप लगा तो टीम जा रही थी कोयटा। तो मेरे दोस्त ने कुछ तो कह रहे यार आप गए नहीं, आपको सिलेक्ट हो जाओगे, आप जाओ। मैंने कहा नहीं यार कुछ ये फायदा नहीं है। क्योंकि मैं अपने जो पहले से सीनियर प्लेयर थे मेरी क्लास के 3-4 प्लेयर थे वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में खेल चुके थे, सीबीआई की कप्तानी कर चुके थे, सारे नामी ग्रामी प्लेयर थे। तो मैं अगर उनके साथ में कंपेयर करूँ तो मैं उनके मुकाबले में तो बहुत बड़े नाम थे। वली मोहम्मद साहब थे, शाह साहब थे, उसके बाद मजीद साहब थे। तो उसके बाद मैं चौथे नंबर पे अपनी तरफ से तो उन्होंने मुझे फोर्स किया, मेरे मोहल्लेदारों ने किया जाए। तो मैं जब चला गया अंडर 16 का कैंप लगा हुआ था, प्री सेलेक्ट एक्सटर्नल के कोच होते थे मरहूम अल्लाह के पास। तो वो हमारे कोच थे, तो वो कैंप किसी वजह से पोस्टपोन हो गया। तो उन्होंने फिर जब आखिर में कहा कि कैंप खत्म किया जा रहा है, हम तो चले जाओ। तो 10 लड़कों को बोला तो पूछा कि आप किस क्लास से पढ़ते हो, कितनी एज है आपकी? तो मैंने बताया कि 7 साल अंडर 16 में पिछले साल अंडर 14 चलते होते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा है कि कल से हमारी प्रीमियर कैप्टन टीम के साथ खेलने के लिए। तो जब मैं देखा बहुत सीनियर थे, बहुत बड़े-बड़े पद के लोग थे, बड़े मजबूत किस्म के थे वो। तो मैंने कहा यार मेरा यहाँ खेलना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है नहीं गया तो फिर दोबारा मुझे मैसेज भेजा यार तो हम टीम बनाएँगे। मेरे जो सीनियर थे, मोहल्लेदार थे मेरे, वो फिर कह रहे हैं यार ये आपकी मिलते कर रहे हैं, ये तो किसी को वाक़ई नहीं होता। आप इतनी छोटी उम्र में वो बुला रहे हैं, तो आप लाज़मी जाओ। तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स करके भेज दिया। तो इस तरह मैंने क्रिकेट टेस्टमेंट में ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। तो उम्र मेरी कम थी, शनाख्त बना हुआ नहीं था। तो वो कह रहे थे यार आपकी शादी नहीं लगेगी जब तक आप शनाख्त नहीं बने। तो इस तरह मैं फिर चलता रहा उनके साथ नेशनल चैंपियनशिप के लिए चला गया 1986 में हुई थी शाह। तो ये मेरा आगाज़ था। तो जैसे ही मैं खेल रहा था, खेलते-खेलते फिर यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे डिप्लोमा होता था वहाँ पे हॉर्टिकल्चर में। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन दिया कि यूनिवर्सिटी से कराया। तो खेलते-खेलते फिर मुझे बातों ने असर की। फिर मैं सीधा वापस में चला गया। फिर 8 साल वापस में खेला हूँ और उसके बाद 8 साल के बाद मुझे पीए ने लिया, तो पीए से खेला 8 साल। तो इस तरह मेरा साथ था। फिर मैंने बहुत इज़्ज़त दी मुझे माशाअल्लाह भी था मैं आगे से आगे अच्छा, तो जाता। सर जब आप ये अंडर 16 चैंपियनशिप में भी गए, ये पेशावर में जिस तरह आप बता रहे हो रही थी, तो इसमें सारे मुख्तलिफ शहर और सूबे हिस्सा ले रहे थे उस ज़माने में भी जिस तरह हमने आखिरी भी कुछ चैंपियनशिप देखी, तो यही फॉर्मेट का सिलसिला चलता हुआ आ रहा था? अच्छा जो मैं बात कर रहा हूँ ना पेशावर की, वो 16 का कोयटा में हो रहा था, अच्छा, वो पोस्टपोन हो गया था। तो क्रिस ने फिर मोटिवेट किया फिर मुझे अपनी टीम में बुलाया मैं टीम में खेलने के लिए मौका दिया। तो उनके साथ मैं पेशावर गया था। वो चैंपियनशिप जीती थी ये फोर्थ का साथ हुआ। तो उस वक़्त वो थी इंटर डिपार्टमेंटल चैंपियनशिप। लेकिन ज़्यादा चैंपियनशिप दैनिक सुबह चैंपियनशिप होती थी, उसमें डिपार्टमेंट भी होते थे और सुबह टीमें भी होती थी। तो आपकी बात सही है, तो उस वक़्त फॉर्मेट अच्छा, यही है। अच्छा। तो जब आपने अंडर 16 खेली, उसके बाद जो आपको अगला मौका मिला वापडा में खेलने के लिए, तो उस टाइम फिर ये आपका एक करियर बन चुका था। वापडा ने आपको एक सैलरी पे रख लिया होगा, या मौका दिया कि अब आप पूरा फुटबॉल ही खेल सकें, क्या ऐसा ही था? जी, बिल्कुल ऐसा ही था। एक्चुअली मैं 1987 में वहीद इंटरनेशनल हुआ था लाहौर में। तो मैं क्रिस सेंट की तरफ से खेला था, उन्होंने मुझे बहुत छोटी उम्र में चांस दिया। तो नेपाल के साथ हमारा मैच था, कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, वाले की टीमें भी आई थी। वो बहुत अच्छा हुआ था। तो
तो वहाँ पर मुझे फिर जब मैं मैच खेला नेपाल के खिलाफ तो मुझे पाकिस्तान से उस वक्त चेल्सी टेस्ट में ऑफर की, पाकिस्तान ने ट्रॉफी ऑफर की, मुझे रेलवे ने ऑफर की, फिर वापसा ने ऑफर की। वापस से मुझे कप्तान सियासत मिलने वाले जो मुल्तान वाले हैं वो और कप्तान वसीम जफर जी ये मेरे पास आ गए तो मुझे अपने लेके कहना उनके बारे में वो कह रहे होते हैं तो मुझे सबसे बेस्ट जो थी ना वो वाकई लगी क्योंकि एक अपने घर में नौकरी अपने शहर में नौकरी और अपने शहर में पोस्टिंग तो ये मुझे एडवांटेज था तो मैंने फैसला किया कि अगर मुझे इन डिपार्टमेंट में किसी ने दिया तो मैं तो वापस को प्रेफर करूँ तो उसी तरह से मैं यूनिवर्सिटी में चला गया यूनिवर्सिटी में खेलते खेलते ही वापस ने मेरे हासिल कर दी तो फिर मैं वापस अच्छा, निकल तो जब आपने वापडा ज्वाइन की थी ये कौन सा सन था? ये 86 ही था? नहीं ये 16 फरवरी 1987 अच्छा अच्छा, की बात है 16 फरवरी 1987 बिल्कुल। को तो उस मैंने टाइम ज्वाइन किया वापडा भी नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेती थी, तो आपको भी वहां पे मौका मिला होगा पाकिस्तान के सारे नामी गिरामी प्लेयर्स के साथ खेलने का। कि बिल्कुल बिल्कुल ये मेरी बहुत खुशकिस्मती थी जब हमने इंटर यूनियन खेली हमने 87 की तो लकीली मैं जिस टीम से खेल रहा था वो चैंपियन हो गई उसके साथ हमने जनरल ट्रॉफी भी जीती तो मेरे साथ जो फैसलाबाद रास्ता के प्लेयर थे वो एक से बढ़कर एक प्लेयर थे मैं तो बहुत जूनियर था लेकिन उनकी वजह से मुझे भी अच्छा खेलने का मौका मिल गया तो जो मेरी सहायता थी वो देखी पाकिस्तान रास्ता की कोशिश में तो मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह 2 साल के अंदर अंदर मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कप्तान शराफत कप्तान नसीम इन लोगों के साथ खेलने की ये मेरे फेवरेट प्लेयर भी थे आइडल प्लेयर भी थे तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं 2 साल के बाद आ जाऊंगा लेकिन एक हफ्ते के बाद भी मुझे वापस में बुला लिया गया तो कहते हैं मेरी खुशी थी वो आ नहीं रही तो जब मैं वहाँ गया तो फिर मैंने परफॉर्मेंस की उस परफॉर्मेंस को मैंने बरकरार रखा और मुसलसल 8 साल 9 साल में अक्सर वापस की प्लेइंग टीम का हिस्सा रहा बिल्कुल। तो सर जब उस जमाने में हमारी चैंपियनशिप होती थी ये भी क्या 1 से 2 महीने 3 महीने की ही चलती थी या इसकी ड्यूरेशन क्या होती थी उस जमाने में? नहीं मैंने जितनी भी चैंपियनशिप खेली है उस दौरान में वो 2 हफ्ते अच्छा से ज्यादा नहीं थी उस दौरान भी जी जी उस दौरान भी तकरीबन हर दूसरे अच्छा, दिन तो मैच होते थे और टीमें भी काफी होती थी काफी टीमों से आज डिपार्टमेंट और चारों सूबों की टीमें होती थी तो इस तरह खेलते थे तो वापदा ने उस वक्त 11 साल के बाद नेशनल चैंपियनशिप जीती थी 1995 उस टाइम काफी गैप भी रहा है चैंपियनशिप हो नहीं रही थी वो मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं हो रही थी लेकिन 1991 की चैंपियनशिप वापदा ने जीती थी पंजाब से वो 11 साल के बाद हम जीते तो उस तरह इतना लंबा कोई वो अच्छा नहीं हो अच्छा। सकता नहीं तो सर जब ये 2 हफ्ते की चैंपियनशिप हो रही है एज अ प्लेयर और बाद में आप ही कोच भी बने आपने एफसीसी लाइसेंसेस किए तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं बनता कि अगर आप प्लेयर्स को 2 हफ्ते की नेशनल चैंपियनशिप खिला रहे हैं तो वो जो बाकी 11.5 महीने वो उस टाइम क्या करेंगे? जी बिल्कुल आपकी बात सही है उस दौरान लोकल टूर्नामेंट बहुत ज्यादा अच्छा होते लोकल टूर्नामेंट में जिसे हम पाकिस्तान टूर्नामेंट रहते थे हम लोग तो बहुत शहरों में जाते थे हम अगर लाहौर में खेल रहे हैं वहीं से लाहौर से चले गए थे मुल्तान से वापस वापस आए तो चले गए कराची से पिशावर बहावलपुर चले गए तो इस तरह हम उधर बहुत बिजी रहते थे ये एक ही इवेंट होता था साल में वही नेशनल चैंपियनशिप उसके अलावा नेशनल गेम्स होती थी उसमें क्योंकि राता खेलती थी तो हमें वहाँ भी खेलने का मौका मिल गया इन 2 टूर्नामेंट के अलावा कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं होता था पाकिस्तान स्पोर्ट्स के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड एसोसिएशन के अंदर या पाकिस्तान की फेडरेशन के अंदर ऑफिस कंपटीशन में तो यही कंपटीशन जो सरकारी होते थे जो खेलने को मिलते उसके बहुत बाद जाके फिर जो चैलेंज कप शुरू हुआ फेडरेशन कप शुरू हुआ ठीक है ना तो तीसरा एक फेडरेशन कप अच्छा शुरू हुआ था हमारे अच्छा। दौर में तो सर जब आप ये लोकल टूर्नामेंट्स की भी बात करते हैं जब आप इनमें खेलते थे इनके मेयार में और नेशनल चैंपियनशिप के मेयार में कितना एक फर्क होता था? क्या बहुत वाज़ेह फर्क होता था या 19-20 होता था? बस 19-20 ही कह अच्छा, सकते ये हैं तो बड़ी हैरानकुन बात आप कर रहे हैं कि अगर कोई 19-20 लोकल टूर्नामेंट और आपके मुल्क की सबसे अच्छी टीमें भी अगर एक नेशनल चैंपियनशिप में खेल रही हैं उनमें इतना फर्क नहीं है। जी जी अच्छा बिल्कुल ऐसा ही
उस वक़्त बहुत सारी क्लब इस तरह की थी कि वो लोग डिपार्टमेंट में जाने की बजाय अपने लोकल टीमों में खेलना अच्छा, ज़्यादा पसंद करते थे। क्योंकि उस वक़्त नौकरी का, कोई महँगाई का, कोई इस तरह की क्राइसिस नहीं थे, जिस तरह की अब क्राइसिस है कि हर प्लेयर डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है। तो उस दौर में मैंने देखा है कि बहुत सारे क्लबों को यही बुलाती थी, बादशाह बुलाती थी, बड़े-बड़े डिपार्टमेंट है, वो कहते थे नहीं हम अपने क्लबों में खेलेंगे। और जैसे हज़ारा क्लब होती थी, मार्केट क्लब कोयटा होती थी, सिंध गवर्नमेंट प्रेस होती थी, ये प्राइवेट डिपार्टमेंट थी, तो ये लोग नहीं जाते थे अच्छा, किसी दूसरी टीमों में। तो इस तरह उनकी टीमें भी बहुत प्यार की होती थी, यानी कि आप देखें एसएलसी का बहुत अच्छी थी। क्रिस्टियन मिल की मैं कहता 1,000 रुपए की तनख्वाह नहीं होती अच्छा, थी उस दौरान। मैं खुद 925 रुपए लेता रहा हूँ, अच्छा, अंदाजा करें आप। लेकिन इससे 925 से ज्यादा तनख्वाह अच्छा। नहीं होती किसी से। तो आप अंदाजा करें कि वो लोग होते थे क्रिस्टियन मेरे को, हालांकि उनको वैसी ऑफर देती थी, तो वापस ऑफर देती ये जो क्लब्स थी। जी, क्लब्स का जो सॉरी आप ज़िक्र कर रहे थे, ये भी क्या आप अपने प्लेयर्स को कुछ पैसे वगैरह या कुछ देते थे? जी, जी, वो अपनी मतलब के जो फंड उनके पास होते थे, वो उनमें से उनकी मदद करते थे। जैसे हम लोग गेस्ट प्लेयर ले जाते हैं तो उनको कोई ना कोई मुआवजा देते हैं, इस तरह वो अच्छा, लोग भी करते थे। तो बहुत दफ़ा ये अंदाज़ा करें कि मैं डिपार्टमेंट का प्लेयर था। बहुत दफ़ा ये क्लब जो है अच्छा। मीडिया में अच्छा, बुलाती हाँ, थी। ये तो मतलब पाकिस्तान में मैंने आप अंदाज़ा करें हाँ गेस्ट प्लेयर का जी, कल्चर तो जी, बहुत ही ज़्यादा चलता रहा है। अब उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होता है जी, या नुकसान होता है, वो एक अलग बात है। जी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पाकिस्तान का ज़माना रहा है। और सर बिफ़ोर हम आपकी किस्से को आगे बढ़ाएँ, ये अब जी, आप जब याद करते हैं और मैं इस पे थोड़ा-सा खुद भी अपना भी थोड़ा करूँ कि हालाँकि मेरी तो पैदाइश नहीं होती थी। मेरे वालिद साहब के साथ ना मेरी बड़ी बहस होती है इस चीज़ पे। ख़ैर बहस तो नहीं होती क्योंकि अब मैं उनको डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हरा देता हूँ क्योंकि वो भी उस ज़माने में खेले हुए हैं और वो खेले हुए जी, हैं यंग मैन रावलपिंडी में। तो वो कहते हैं कि नहीं यार उस ज़माने के प्लेयर्स जी, बहुत अच्छे थे और उस टाइम कल्चर बहुत था। हालाँकि मैं उनको कहता हूँ कि अगर आप कोई भी डेटा का पॉइंट उठा के देख लें, स्टैटिस्टिक्स देख लें, तो इस वक़्त आज की दौर में 2023 में फुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बनिस्बत उस ज़माने को देखें। तो आपका क्या जी, जी। मतलब इस चीज़ पे आपकी राय बनती है क्योंकि आप उस उन सालों में खेले हुए हैं? हाँ, अगर पॉपुलैरिटी की बात करें ना, तो मैं समझता हूँ उस वक़्त बहुत रश होता था। मैं तो अच्छा, खुद हैरान होता हूँ देख के। हालाँकि मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन था, हॉकी का बहुत शौकीन था। क्रिकेट और हॉकी के बड़े-बड़े नामी मुझे वर्ल्ड चैंपियन के साथ टीम था, तो हम लोग उनके साथ भी खेलते थे। लेकिन जो मैं वो अपने गाँव में फुटबॉल में रह सीखता था, मैं कहते हैं ना कि जगह नहीं अच्छा, होती थी बैठने की, इतना रश होता। मुल्तान हम गए मुल्तान में कहना टूर्नामेंट रखी थी तो मैं तो कहता हूँ आँखें खुल गई मेरी, कि यार इतना रश भी हो सकता है फुटबॉल में। पेशावर हम गए, कोयटा हम गए, कराची में गए, ऐसे स्टेडियम इतना भरा होता था कि लाइनें नज़र नहीं आती थी हमें। तो बहुत टिकट वगैरह लगती थी, तो मतलब कि होता था फुटबॉल का क्रेज़। अब भी है, लेकिन अब वो उस तरह देखने वालों की कमी हो हुँ, गई है। ज़्यादा लोग भी जो है वो या फिर मीडिया पे आ जाते हैं, वो मैसेज वगैरह यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक लाइव हो गया, तो लोग ग्राउंड में लेकिन अब भी ट्रेंड बहुत शुरू हुआ है दोबारा एक्चुअली। तो मैं अपने इलाकों की बात करूँगा, हमारे फैसलाबाद की, हमारे इलाकों में बहुत रश होता है, जंग रोड, तो बाकी इस तरह। लेकिन अगर आप इधर दूसरे इलाकों में चले जाएँ, जैसे मेरा लाई है, टाट है और इस तरह के जो इलाके हैं, बन्नू है, सवात है, मालाकंड है, बक्कर है, तो यहाँ भी रश आपको बिल्कुल, बेनतहा बिल्कुल। मिलेगा। अभी भी शौक है। इसीलिए इस दौर में ये था कि लोगों को आसानी थी, टाइम उनके पास वक़्त था। अभी तो वक़्त नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जो है नेट के साथ टच है, उसको फुर्सत नहीं है, वो इधर से उधर सोचता है कि मुश्किल से उसका ध्यान जाए स्पोर्ट की तरफ, उसको देखने को, खेलने को या किधर बिल्कुल, डिस्कस करने को। बिल्कुल। तो सर 86-87 की दिहाई चल रही है, आप वापडा में खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़ने का मौका आपको पहले कब कॉल अप पहला किस लेवल पे मिला और कब मिला? अच्छा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ट्रायल होते थे तो हम लोग ट्रायल में नहीं जाते थे। 89 के सैफ गेम के ट्रायल हुए, तो वो मैं क्यों? ट्रायल नहीं देने दिया। उस दौरान हाफिज सलमान था। अब वैसे ही मैं नहीं समझता था कि मैं टीम में आ जाऊंगा या असल बात ये थी कि मैंने वही बात है कि मैं जो अपने सीनियर प्लेयर नेशनल टीम में खेलते थे ना,
जब वो स्टोरियाँ सुनाते थे कैंप की, यार पता नहीं किस तरह रहते हैं, किस तरह खाना मिलता है, कुछ डेली हमें नहीं मिलती, खाने को ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है। तो हम कहते थे यार वहाँ जाके इस तरह चीज़ें तंग होना तो बेहतर है ना जाए ना। तो जब हम ट्रायल पे नहीं गए तो हाफिज सलमान भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने ना पाबंदी लगा दी कि जो बंदा ट्रायल नहीं देगा वो अपने डिपार्टमेंट से नेशनल चैलेंज कप या नेशनल चैंपियनशिप या जो जो अपना गेम्स होती है नेशनल गेम नहीं खेल सके। तो मैं ना फिर भी नहीं गया, मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारे अकरम सिपाही साहब बिल्कुल। से अलग वजीर पर बहुत अच्छे कोच है पाकिस्तान के भी के भी। तो इन्होंने फिर मुझे कहा यार प्लीज आप चले जाओ। फिर हमारे जो फैसलाबाद के थे जहाँ तारिक मेहमूद सदर साहब थे, वो ऐसी बाद में चीफ रहे वापडा के, वो मेरे बहुत बड़े फैन थे, वापडा में मुझे लाने वाले भी बहुत फैन थे। उन्होंने कहा था यार मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी टीम का प्लेयर नेशनल टीम में खेले जाके, तो मैं आपको मतलब कि कहता हूँ कि आप चले जाइए। तो उनके कहने पर मैं चला ट्रायल देने। अच्छा मैं ट्रेनिंग में बहुत करता था, जब मैं ट्रायल में गया तो मैं बहुत अच्छा मैंने खेल पेश किया। तो जर्मन कोच को तारा तारी नीचे उतारा गया था, वो जर्मन टीम का अपना जर्मन था और पाकिस्तान टीम का कोच था। तो जब उसने मुझे ट्रायल में देखा तो वो मेरे पास आ गया, उसने कहा यार जब मैं नेशनल टीम का कोच था आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं आते थे, आपकी गेम, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी शूटिंग, आपकी ड्रिबलिंग, डॉजिंग, स्टेमिना में बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उसने मुझे फिर जब इस तरह कहा तो मैंने उसको बताया कि मैं इस तरह से नहीं आ रहा था। खैर वो टीम पहले से सीनियर लड़के से मैं जूनियर था, तो मैं उस टीम का हिस्सा तो नहीं बना। लेकिन नेक्स्ट जो टेस्ट गेम हुई थी श्रीलंका में, उसके लिए फिर उससे पहले एक टूर्नामेंट हुआ था ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड का। तो मुझे फिर ट्रायल में बुलाया गया और ट्रायल में हमने इंटरव्यू सिस्टम का उसका शायद आपको याद हो तो वो बहुत कम प्लेयर जो उसको ना मुकम्मल कर पाते थे, जो endurance हमारा टेस्ट होता था। तो टेस्ट मैंने ही पास किया, तो हाफिज साहब के दौर में ये ट्रेंड बहुत चल रहा था। तो जो इंटरनेट टेस्ट पास करता था वो कम में आ जाता था, जो नहीं पास करता था वो टीम से बाहर हो जाता था। तो वहाँ हमने इंटरनेट टेस्ट पास किया अपनी फिटनेस की वजह से। तो वो पहली दफ़ा मैं अंडर 21 में सिलेक्ट हुआ था। वहाँ से वापसी पे जब आए तो फिर सीनियर टीम के दोबारा ट्रायल हुए, तो उसमें मुझे फिर कैन में सिलेक्ट किया गया, तो कैन में मैं आ गया। तो जब आखिरी दिन थे तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने टीम अनाउंस कर दी, अखबार में आ गया बकायदा। तो हमने अखबार में पढ़ा, तो मैंने फिर हाफिज साहब हमारे इंचार्ज थे उस वक्त, तो मैंने कहा कि हाफिज साहब हम लोग जा सकते हैं अभी कि या रुके 1-2 दिन और मजीद। तो मुझे कहा यार आप क्यों जा रहे हैं, मैंने कहा हमारा नाम नहीं है जिसमें अखबार में लिस्ट आ गई है। तो कहा नहीं नहीं हमने तो अनाउंस नहीं किया। बाद में उन्होंने फोन किया अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कि आपने टीम कैसे अनाउंस कर दी। तो कहा था हमने फाइनल दो कैंडिडेट 18 में आ रहे थे नाम। तो उन्होंने क्या किया, उसमें जो गोलकीपर थे, डिफेंडर थे, मिडफील्डर थे, तो उनके नाम तो दे दिए, जो आगे अटैकर थे सारे उनके नाम नहीं दिए। तो फिर उन्होंने मुझे कहा नहीं आप रुके, हमने फाइनल सिलेक्शन नहीं की। तो उस तरह फिर मैं पहली दफ़ा फिर मैं सीनियर टीम में सिलेक्ट हो गया और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पहली दफ़ा सिलेक्ट हुआ, पहली दफ़ा पाकिस्तान में गोल्ड मेडल जीती श्रीलंका में अच्छा, 1990। तो मैं थोड़ा-सा ये दोबारा समझना चाह रहा हूँ। आप ट्रायल अंडर 16 का देने गए थे और सिलेक्शन आपकी एंड पे जाके सीनियर टीम में हुई थी। अच्छा, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो ये जो आप जर्मन कोच का ज़िक्र कर रहे हैं, ये मेरी भी वही अंडरस्टैंडिंग है। बुरखार्ड ज़ीस उस ज़माने में कोच से 89 में जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेले हैं, उनने जी किया। जी तो ये अंडर 16 की टीम को भी यही देख रहे थे और सीनियर टीम को भी यही देख रहे थे? नहीं 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 16 नहीं थी, वो सीनियर टीम थी जो 89 की अच्छा, स्टैफ अच्छा, गेम अच्छा, जिससे अच्छा, अच्छा, खेलनी अच्छा, थी अच्छा, जो ट्रायल था वो इस्लामाबाद में। अंडर 16 का नहीं था। उसका कोच नहीं नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, तो 16 का हाफिज नहीं था। सलमान भाट साहब ने ये कहा कि कोई भी कुछ खेल रहा है, अगर ट्रायल पे नहीं आ रहा सीनियर टीम के, तो उसके बाद वो नहीं कर सकेगा। हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, तो मतलब आपकी एज इतनी ज्यादा, आपकी लेकिन कितनी 17-18 साल से ज्यादा उम्र तो नहीं होगी इस टाइम पे? वो नहीं नहीं थोड़ी अच्छा, सी है अच्छा, बिल्कुल। तो ये आप जब सेलेक्ट हो गए तो आपका पहला कंपटीशन कौन सा था जिसमें आप पाकिस्तान के लिए खेले? ओलंपिक अच्छा, क्वालिफाइंग अच्छा, तो राउंड ये था कौन से सन वाला, वो आपके 92 बार्सिलोना के ओलंपिक क्वालिफायर्स होंगे? 92 बादशाह में।
जी जी 92 का सर बात ये थोड़ा सा है। अगर हम उस वक्त पे जाएं, तो आपको कैसे पता चला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है? पहले तो मतलब कि आपको पाकिस्तान की टीम ने सिलेक्ट कर लिया। जो मैं जी जी, पहली दफा जब 95 सिलेक्शन ग्राउंड की हुई तो बात है। आपको खबर कैसे मिली? तो खबर इस तरह के ये कैंप लगा था, ट्रायल हुआ पहले तो, ट्रायल हुए तो सबसे पहले दिन, कैंप के पहले दिन इन्होंने अच्छा। सुपर टेस्ट ले लिए। वो बड़ा मुश्किल था, 8 मिनट में, और लाहौर में इतनी बारिश हो रही थी, और पंजाब में इतनी न्यू कैंपस में फिर जहाँ से उन्होंने ट्रायल किए, तो बड़ा मुश्किल थी, बहुत लड़के इंजर्ड हो गए उसमें। तो फिर आफत साहब ने जाना नहीं, तो प्रेफरेंस दी, वो फिटनेस में अच्छे थे। मैंने बताया ना कि वो इस चीज़ को बहुत रखते थे कि जब मेरे पास वही प्लेयर है जो पहले से ही फिटनेस लेवल पूरा कर रहे हैं, तो इस तरह वो लड़के हम, वो वही लड़के ज़्यादा कैंप में आगे जो इंटरनेशनल टेस्ट में, सुपर टेस्ट में पास हुए थे। उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग में हम लोग अच्छे थे, तो उसमें फिटनेस लेवल भी अच्छा था मेरा, क्योंकि 91 में ही हमने भारत की तरफ से खेला, तो वो चैंपियनशिप जीती हमने। फिर 92 में हमने नेशनल गेम भी जीती, तो फिटनेस लेवल एक अच्छा था हमारा। कैंप वापस का बहुत अच्छा लगता था हमारा, तो मैं बहुत एडवांटेज था उस चीज़ का। तो फिर वो कैंप के दौरान ही फिर उन्होंने सिलेक्शन की थी। और ये भी मैं बड़ी मजेदार बात बताऊंगा, शायद इस तरह कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, या किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा। हाफिज साहब ने सिलेक्शन एक दफा नहीं की थी, तो उन्होंने एक दिन सिलेक्शन की कि आज मैंने इस लड़के को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले कप्तान को सिलेक्ट किया मोहम्मद रियाज को। अच्छा, फिर एक दिन के बाद 2 लड़के सिलेक्ट किए, या 3 लड़के सिलेक्ट हो गए थे। इस तरह करते 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 मेरी 9वें नंबर पर मेरी जाके पारी है। उन्होंने एकदम टीम सेलेक्ट नहीं की थी, उनका कोई अपना क्रिकेटर था, हमारे खानदान में जो मेरे साथ खेले हुए हैं बंदे हैं अभी वो भी, तो वो भी इस बात की तारीफ करें कि हाँ ऐसा ही वो टीम इसी तरह ही सेलेक्ट हुई थी। तो वो फिर इस तरह लड़के तो सर उन्होंने इसमें सिलेक्शन जिस तरह की आप थी। अभी बता रहे हैं कि सिलेक्शन हाफिज सलमान साहब कर रहे थे, जो उस टाइम पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में मौजूद थे, तो जो जर्मन कोच जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, जो कोचिंग स्टाफ था, वो सिलेक्शन नहीं कर रहा था, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं ये सही बात कर रहा हूँ कि कोचिज रखे तो अच्छा थे टीम के साथ उन्होंने, लेकिन सारी ट्रेनिंग जो थी ना, वो जिसको कहते हैं ना हेड कोच, वो हाफिज सलमान अच्छा साहब अच्छा कर रहे अच्छा, थे। ठीक है। इसमें इसमें भी वही थे, और 1991 की टेस्ट गेम में भी सारी ट्रेनिंग हमें हाफिज सलमान साहब करते थे। उनके साथ अफसर पानी भी थे, वो कागजों में वही थे हेड कोच, लेकिन ज्यादा ट्रेनिंग जो है ना हाफिज साहब भी करते अच्छा थे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये भी इंटरेस्टिंग तो। मतलब से वो जो पूरा महीना हमने ट्रेनिंग की है ना, टेस्ट गेम की पूरा महीना जो ट्रेनिंग हमने की है ना, मेरे ख्याल में उसमें 20 दिन तो हमने क्या इंडोर चीज से की? दी। अच्छा, इंडोर इंश्योरेंस पे। इंडोर टेस्ट ठीक ही है। पास करते रहे हमने। हाँ जी, हर दूसरे में इंडोर टेस्ट होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर पहले जब आप पहला आपका इवेंट चल रहा है बार्सिलोना के ओलंपिक क्वालिफायर्स में, पहला मैच आप लोगों का किसके साथ था? जो पहला मैच आपने पाकिस्तान का पहला मैच खेला, वो किसके साथ था? सबसे पहले मैच हमने खेला यमन के साथ, यमन के अच्छा, ग्राउंड में, और ये सना में। आपका पाकिस्तान पहला के लिए मैच। डेब्यू था, पहला डेब्यू था? तो सर वो, जी जी, अब बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल। पाकिस्तान के या किसी भी इंटरनेशनल मैच में होता है, कौमी तराना लगता है, और आई एम श्योर आप स्टार्टिंग 11 में थे, तो सर कैसा जी जी महसूस हुआ बिल्कुल। जब पहली दफा आप खड़े हुए हैं, कौमी तराना लगा है, इंटरनेशनल फुटबॉल मैच है, और आप पहली दफा पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर, तो वो फीलिंग क्या थी? फीलिंग सर वो इस तरह की है कि शायद बताई नहीं जा सकने वाली होती, लेकिन बहुत फखर महसूस कराता है, बहुत अपने आप को एक खुशनसीबी है, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है, शुक्रिया अदा कर रहे थे। और पाकिस्तान के लिए खेलने और जीतने का एक जो जज्बा होता है पुराना खेल के, तो वो भी एक बलबला पैदा हुआ बहुत ज्यादा। तो मैं समय पर बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी कैफियत को बयान करना शायद बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। जब अपने मुल्क के लिए आप खेलने जाते हैं, लड़ने जाते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं इस चीज को, तो बहुत ही बिल्कुल अच्छा लग रहा बिल्कुल सर। तो इसमें आपका तजर्बा कैसा रहा, या पाकिस्तान टीम का तजर्बा कैसा रहा उस ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में? आप लोग के मैचेस के क्या एक्सपीरियंस है, क्या रिजल्ट? क्योंकि मुश्किल तो क्वालिफायर्स बिल बहुत थे, लेकिन आप लोगों का तजर्बा कैसा रहा इतनी बड़ी टीम्स के साथ खेलने के साथ?
हाँ जी, देखिए एक तो हम लोग जिस माहौल में रह रहे थे ना, उसका बयान करना भी ना मानने के काबिल होगा। क्योंकि जिस जगह हम रह रहे थे, वहाँ कोई भी अच्छा। नेशनल टीम नहीं रहती। इवन हमारी डिपार्टमेंट टीम में इस तरह नहीं रह रही है। लेकिन ये था कि हमारे वसाइल इस तरह के बजट ना होने के बराबर था। तो हम पंजाब यूनिवर्सिटी और कैंपस की स्पोर्ट्स कास्टिंग में रहा करते थे। तो बहुत मुश्किल होता था वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करना, खाने पीने का। मैं इस तरह का नहीं था, वो ब्लेम नहीं दे रहा हूँ उनको, लेकिन वो जितना बजट था उस बजट में वो बेहतरीन काम कर रहे थे मेरे साथ। ठीक है ना। तो दूसरी चीज ये है कि अब दूसरी नेशनल टीमों का मैच स्टैंडर्ड उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा था। हम लोगों की ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं थी जो उनके लेवल पे थी। हमने ज्यादा से ज्यादा 20 दिन ट्रेनिंग की होगी, उन्होंने 20-20 माह ट्रेनिंग की होगी। यानी बहुत बड़ा टास्क था, क्वालिफाई करना था। और उस वक्त एशिया से 4 टीमें मुश्किल से जाती थी। तो हमारे राउंड से ही कतर ने क्वालिफाई किया था। आप अंदाजा करें कि एक राउंड हमारा था जिसमें कतर ने क्वालिफाई किया था बिल्कुल। फाइनल राउंड के लिए, ये भी नहीं कि सेकंड राउंड के। तो उस वक्त हमारे 4 मुल्कों का टूर था। हमने यमन, कतर, ईरान और यूए के साथ मैचेस खेले थे। सिर्फ एक मैच जो था ना, हमें उसमें 5 गोल हुए थे, ईरान ने किए थे ईरान में। अब ये होता था, हमारी बदकिस्मती ये भी थी कि बाद मैचेस में हम इस तरह पहुंचे हैं कि हम पहुंचे हैं तो बस सामान रखा है और हमने किक की और अच्छा। स्टेडियम में चले गए। यानी ये भी सूरत होती है हमारे लिए कि हमें कोई रेस्ट नहीं था, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, हमने स्टेडियम में जाके खेल के देखा नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। तो हर उनकी फैसिलिटीज, उनकी सहूलियात, उनके कोचेज, उनके जो भी मराहत थी, वो नकाबिल यकीन थे। मतलब उस दौर में जो 1991 की, 1991 की बात बता रहा हूँ, हमारे साथ इराक की टीमें थी, कतर की टीमें थी, ईरान की टीमें थी, यमन की टीमें थी, तो यूए की टीमें थी। उस दौर में उनकी फैसिलिटी देख के हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये इन लोगों को इस लेवल पे जाके चीजें मिल रही है। यानी कि वो खुद लोग भी हैरान होते थे जब हम लोग खेला। हमने तो बहुत बड़े मार्जिन से नहीं आ रहा था जिस तरह वो कर रहे थे। लेकिन उनके लोग हमें पूछते थे, उनकी टीमों के प्लेयर ऑफिशियल पूछते थे, यार आप लोगों को किस तरह की सहूलियात है, कितने आपको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग है, ग्राउंड है, स्टेडियम है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए नई थी बिल्कुल। तो सर ये 91 की दिहाई चल रही है, आपकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, 18-19 साल थी। और उसके बाद बिल्कुल ही अगले साल 92 में आपको एएफसी के जो क्वालिफायर्स थे, अंडर 19 आपको मौका मिला खेलने का, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव साथ थे। और वो कैनूर इंडिया में हुए थे शायद, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो। उसमें सर आपको जी कैप्टन जी भी जी जी, बनाया केवल गया और आपने आपकी कारकर्दगी बहुत बड़ी इंप्रेसिव रही। बहुत सारे अखबारात में खास खसूसन आपको कवरेज भी उसमें थी। तो सर ये अंडर 19 का मौका कैसा मिला और आपको कैप्टन अनाउंस किया गया, ये किस्सा कैसे आगे बढ़ा? अच्छा, एक तो इंडिया में कलकत्ता में एक टूर्नामेंट हो रहा था, 4 मीनार कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट हो रही थी। उसमें मुख्तलिफ जो रीजनल टीमों की चैंपियंस टीम थी ना, उस तरह की एक चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। यानी उसमें जो सेकेंड की चैंपियन थी वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। इस तरह दूसरे मुल्कों की जो रीजनल हमारे होती है, जैसे फिलिपाइन में एक लीग होती थी, मलेशिया में होती थी, थाईलैंड में होती थी, इंडिया में हो रही थी। तो उन मुल्कों की जो वो लीग थी, उनकी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो मेरे तो इलम में नहीं था। मैं भी उसी टीम का हिस्सा था जिसने कलकत्ता में खेलना था जाके, क्योंकि वही टीम खेलनी थी जिससे अफगान की चैंपियनशिप थी। तो जब हम पाकिस्तान आए हैं, तो यहाँ पे आके सारा कुछ चेक किया है और मैं ट्रेनिंग जो थी उसी में टीम के साथ ही कर रहा था। लेकिन अचानक मुझे खुद नहीं पता कि मैं अभी अंडर 19 ही हूँ। टूर्नामेंट जो हो रहा है क्वालिफाइंग राउंड का, उसके होने तक मैं अंडर 19 ही रहूंगा। तो हाफिज सलमान बात साहब ने आखिरी दिन मुझे कहा कि यार आपको हम टीम के साथ नहीं लेके जा रहे, आपकी एज अभी अंडर 19 में आ रही है, तो हम आपको जो है अंडर 19 की टीम में भेज रहे हैं एज कैप्टन। तो मेरे लिए ये भी खुशी का एक मौका था। हो सकता था सीनियर टीम में वहाँ मुझे ना मौका मिलता मेन स्टैंड में खेलने का, तो यहाँ एज ए कैप्टन तो सारी बात की, फिर मुझे प्लेइंग में खेलना था। तो वहाँ पर जब मैं गया हूँ, तो पहले मैच में इंडिया के खिलाफ मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और पहले दिन मुझे बांग्लादेश की 2-3 खिलाफ में ऑफर थी वहाँ पे। तो वो चारों मैचों में मेरी परफॉर्मेंस मैं खुद महसूस करता हूँ कि मेरी जिंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस है। मैं उस तरह का कभी नहीं खेला। और इंडियन अखबार में मुझे नुमाया तौर पर हाईलाइट किया और मुझे दी बेस्ट मैन का खिताब दिया।
उसी दौरान मुझे कलकत्ता के क्लब ने ऑफर की और मतलब कि मैं समझता हूँ कि ये बाइचल भटिया उस दौरान तब स्टार्ट था, वो भी उधर से खेल रहा था और मैं पाकिस्तान टीम से खेल। तो वहाँ पे जो मीडिया था, टीवी और जो अखबार थे, उन्होंने मुझे बहुत कवरेज की, बहुत मेरे बारे में लिखा, तस्वीरें लगाई। तो ये मेरी जिंदगी का एक यादगार टूर और यादगार लम्हा बिल्कुल, और थे वो उसमें बात। पाकिस्तान ने मालदीव्स को भी 5-0 से हराया था एक मैच में, सर आप जिक्र कर रहे थे। तो ये क्लब्स जिनकी आप जिक्र करें जहां से ऑफर आई, बांग्लादेश में शायद वारी क्लब था जिसने आपको उस जमाने में ऑफर की थी। जी बिल्कुल जी, वारी क्लब के वो जो वहाँ के इंडिया बांग्लादेश की टीम के हेड कोच थे, उनका तल्लक वारी क्लब से था। तो वो जब जैसे हम मैच खेल के आए थे, अगले दिन हम जाने लगे थे, बारिशें बहुत हो रही थी, तो हम लॉबी में बैठे हुए थे। तो मेरे साथी लड़के कह रहे सर वो पता जी वो जो लड़का है ना आपका खेलना 10 नंबर में था, तो कह रहे वो कोचिज जो है बांग्लादेश टीम के, वो कह रहे हैं कि यार इस लड़के से हमने बात करनी है, इसको हमें देना है अपना बांग्लादेश के लिए। तो मैंने कहा नहीं यार आप मजाक कर रहे हैं, हम्म। ऐसे ना जैसे लड़के करते हैं। कहते नहीं नहीं है वो हम खुद सीखे हैं। तो उसके बाद वो डायरेक्ट लॉबी में मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे सारा मेरे बारे में बात की थी, सारी डिस्कस की, इसका जो इंटरव्यू वगैरह दिया कि पाकिस्तान में किस टीम से खेलते हैं, क्या मुआवजा मिलता है, किस तरह, तो हम आपको अगर इस तरह बुलाए तो क्या आप आएंगे। तो मैंने फिर इस तरह से क्या बात वगैरह की, फिर खत खताबत हुई, फिर फाइनल टर्म्स एंड कंडीशन अच्छा। हर चीज़ तय हो गई थी। लेकिन बस मुझे वो बाद में फिर हाँ, हर चीज़ कंप्लीट थी, रिटर्न में हर चीज़ मेरे पास पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट। तो इस तरह फिर उन्होंने कहा ठीक है हम जाएंगे, उसके बाद आपसे हम कॉल करेंगे। फिर उन्होंने मुझे लेटर भेजे, फिर उनका बंदा पाकिस्तान आ रहा था, जमील नाम था उसका। तो इस तरह फिर आखिर में फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने एनओसी का इशू बना दिया, हालांकि वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा इससे पहले भी मुझे ऑफर हुई थी, मैं वार्ता की तरफ से, जो वार्ता नेशनल चैंपियनशिप जीती थी 1991 की। तो वो हम क्लब चैंपियनशिप खेलने गए थे इंडियन बांग्लादेश में। तो वहाँ हमारा मैच अच्छा। था ढाका मोहम्मदन से। वो भी मैच मैंने तो फिर हम 5-0 पे आए वो मैच, ढाका मोहम्मदन बहुत अच्छी थी। दूसरा मैच हम ड्रा किया, लेकिन वो मैच में जीता, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छी रही। तो वहाँ पे वांडरर्स क्लब होती थी ढाका में, अभी भी है। तो असलम जापानी साहब जो थे ना, वो उस टीम में खेला करते थे किसी दौर में। तो उन्होंने असलम जापानी साहब को कहा कि ये आपका जो 20 नंबर था, मैं उसको वापस नहीं। तो उसने कहा कि हम इसको लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको देखें। तो उससे पहले भी मुझे ऑफर होती थी, फिर बांग्लादेश की एक और क्लब ने भी मुझे ऑफर की थी। अच्छा जैसे इंडिया में हम खेल रहे थे, वापसी जब हम चारों मैचेस खेल के वापस आ रहे थे, तो बम्बे एयरपोर्ट था, कलकत्ता पर मुंबई है। तो वहाँ पे फिर मुझे कलकत्ता की क्लब के कुछ लोग मिले, तो उन्होंने भी मुझे ऑफर की कि अगर आप रुक जाए ना जाए तो हम का आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो आपका कोई ना कोई, हमें पता चला कि पहले भी एमएससी की वजह से आप रह गए थे, तो हम चाहते हैं कि आप ना जाए। तो लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी सूरतें नहीं बन सकी थी। वहाँ पर सलमान बख्शा मरहूम हमारे साथ थे इंडिया में, तो हमें भी फिर तो टीम के साथ सर वापस आना ये पड़ा। कलकत्ता का कौन सा तो ये क्लब था? स्टोरी है। तो कलकत्ता का क्लब लोकल था, मुझे उनका कोई नाम नहीं याद है, नाम है उसका जिक्र मैं इसलिए भी नहीं कभी किसी डॉक्यूमेंट्स में या अपने रेफरेंस में नहीं दिया कि मेरे पास उनका कोई लेटर वगैरह भी नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि ये हम सलमान भट्ट साहब, नईम शाह मरहूम थे, वो थे, वो भी टीम के साथ ही बना रहे। बाकी वो लड़के हैं मेरे साथ सारे माशाल्लाह अंडर 19 में, उनको पता है, लेकिन वो नाम मुझे अभी तो उनका सर नहीं आप याद। पाकिस्तान के उभरते सितारे हैं। उस जमाने में अंडर 19 में आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, मीडिया आपके बारे में बात कर रहा है, उस जमाने में क्लब्स आपको ऑफर कर रहे हैं, तो आपको एनओसी क्यों नहीं दिया गया? बस अब मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ, मुझे तो यही था कि जैसे जानबूझकर नहीं दिया गया, ये टैक्सेस यूज किए गए, फिर कॉन्ट्रैक्ट जो था वो डेट गुजर जाती थी। और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे हुए इसी तरह ही हुआ, सिवाय एक कॉन्ट्रैक्ट के जो अमेरिका से हुआ था मुझे। उसमें ये था कि वो मेरी वालदा हॉस्पिटलाइज थी, तो वो बहुत लंबा अर्सा हॉस्पिटल में रही है, तो मैं उनको छोड़ के नहीं जा सकता था। इवन कि आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी 30 साल हो गए इस बात को, अभी भी मुझे उनके पिछले हफ्ते मेरे साथ उनके साथ बातचीत हो रही है। और मतलब मुझे वो 3 साल तक मुझे बुलाते रहे, 93 से लेकर 95 तक मुझे बुलाते रहे। लेकिन 4 साल तक मेरी वालदा जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, मैं नहीं जा सकता। तो ये मेरा एक रीजन था जो मैं अपनी वजह से जा सकती थी। इसी तरह 1996 में मैं पीआई की तरफ से खेलने गया था नेपाल खतरनाक में, रोपक शर्मा इंटरनेशनल कप हुआ था। तो वो मैं खेलने गया था, तो वहाँ मैं
मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस वहाँ भी बहुत अच्छी थी। तो वहाँ मुझे मलेशिया का नेशनल टीम का 12 साल हेड कोच रहा है जाकिर नाम खान। तो उसने और मुझे और उमर बलोच मनीर का है उमर बलोच, जो पहले बीजे में खेलता था फिर वो पीआई में आ गया, हम दोनों प्लेयर थे, ठीक है। तो हमें उन्होंने ऑफर की, तो बहुत ज़्यादा मेरी उनके साथ भी खतरनाक होती रही, मेरे पास पैसे पड़े हुए वो भी। और जब पीआई को लेटर भेजा गया तो पीआई वालों ने मुझे बताया तक नहीं, ठीक है, कि आपको कोई ऑफर आई है या इस तरह है कोई इशू, ना मैसेज दिया ना ही मुझे पता है। वो डेट गुजर गई, मैंने ही दोबारा उमर बलोच ने मुझे कहा कि बस साहब वो यारों ने हमें ऑफर की थी, तो दोबारा रब्ता नहीं किया। फिर मैंने लेटर लिखा, वो लेटर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे जिस लेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो भी पड़ा हुआ है, उसका लेटर जो आया था वो भी पड़ा हुआ है। तो मैंने उसको लेटर कहा कि मुझे और आपने उमर बलोच का हम दोनों को ऑफर की थी, इस तरह से आपने फिर दोबारा रब्ता नहीं किया, क्या प्लान है आगे का, ताकि बताएं हम उसके साथ अपना कोई शेड्यूल बनाए। तो उन्होंने कहा मैंने इतने लेटर देखे आपके डिपार्टमेंट को भेजे, जो आपने एड्रेस किया था मुझे, जो नाम किए थे आपने, तो मुझे कोई रिप्लाई वहां से नहीं आया। तो मैंने फिर उसकी जगह आपकी जगह एक रोशन परेरा, वो प्लेयर था श्रीलंका का, वो बहुत अच्छा प्लेयर था 95 में, तो कह रहे यार आपकी जगह मैंने उसको ले ली। तो फिर जब मुझे पता चला, फिर मैंने अपने ऑफिस वालों से रब्ता किया, जो मेरे ऑफिस के एचआर वाले थे। मैंने कहा यार ये लेटर कैसे, बिल्कुल आते रहे लेटर, हम आपके मैनेजर को कोच को देते रहे, लेकिन अब उन्होंने आगे जो किया क्या किया क्या नहीं किया। तो इस तरह उन लोगों ने जान पूछ के मतलब नहीं है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि ये उनकी जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी जी सर, कंटिन्यू जी करें। जी 2010 में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपको पता होगा शायद कि 2003 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान में फुटबॉल की एक्टिविटीज होती रही है, टीमें आती रही है। तो उन सब टीमों का लाइव ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ मैं ही होता है, या बता के जी कह जी सकते हैं बिल्कुल। फुटबॉल फेडरेशन की, नहीं दूसरा बंदा कोई नहीं था। तो मैं सब दिनों का काम किया, वहां भी मुझे बहुत मेरे उनके साथ तल्लुकात बने, मेरी बैकग्राउंड को उन्होंने जाना, मुझे ऑफर की, बुलाया भी। अच्छा, जब मैं 2010 में मलेशिया की टीम पाकिस्तान आती है, पाकिस्तान के साथ एक क्वालिफाइंग राउंड का मैच खेलने 2010 में, तो जब मैं उस वक्त पीआई में ड्यूटी भी कर रहा था, लाहौर एयरपोर्ट भी होता था। तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट पे जहाज पे चला गया टीम को रिसीव करने, लाइव ऑफिसर भी था मैं टीम का। तो जैसे ही वो 20 नाम था जहाज से निकला, उसने अच्छा। साथ ही मुझे पहचान लिया। तो उसने मेरे माथे को माथे के ऊपर किस तरह का स्टाइल होता है, इस तरह उंगली मारने का, वो इंग्लिश में बात कर रहा है कि आपने बड़ा ब्लंडर किया, बड़ी गलती की, आप नहीं आए, आप ज्वाइन नहीं किया आपने, मैंने इतना खत लिखे आपको। उस वक्त आपको पता खत ही होते थे, बिल्कुल। तो ये कभी ये नहीं चला था सिस्टम था। तो फिर उसने मुझे बताया कि मैंने आपकी जगह यार देखो किस प्लेयर को लिया था, और आपको पता है वो मेरे साथ मेरे पास खेलने के बाद वो होटल है, यानी वो इस तरह खेल के गए हैं, अगर आप होते तो आप भी अब कहाँ पे कहाँ होते। तो ये बहुत सारी किस्मत की बातें, कुछ नाइंसाफी की बातें हैं, कुछ उन लोगों की बातें हैं जिन्होंने कहा कि हमारी फुटबॉल की बहुत खिदमत है, बहुत सर्विसेज है, लेकिन उनका बातिल कुछ और था, बाहर कुछ और था, ठीक है। तो ये इस तरह मेरी ऑफर्स का जो था ना, वो जिसे कहते हैं ना, मुकम्मल नहीं हो सकी, मैं कहीं खेलने के लिए नहीं जा सका। मुमताज भाट साहब, एक सवाल बड़ा बनता है, मतलब उस जमाने में हाफिज सलमान भट्ट भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में मौजूद थे बड़े ओहदे पे, और उनको कहा जाता है कि बड़े मुखलिस थे, या कहा जाता है कम से कम मुखलिस थे फुटबॉल के साथ, और बड़ा इंटरेस्ट लेते थे जिस तरह आप भी बता रहे हैं फुटबॉल में। तो जब वो मौजूद हैं और पाकिस्तान के लिए, मुझे तो खुद, क्योंकि देखिए मैं बड़ा इस चीज पे ना सुन के हैरान होता हूँ कि मतलब अगर आप एक सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, आपके लिए इतना इससे बड़ा एजाज क्या हो सकता है कि यार आपके प्लेयर बाहर जाके खेल रहे हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि मसला कहाँ से आ रहा है? जब ऐसे लोग भी मौजूद थे तो आपको एनओसी क्यों नहीं दिया जाता था? ये बिल्कुल बदनीयती थी या क्या था कि हमारे से बड़े ना हो जाए, कहीं ये प्लेयर बाहर जाएंगे हमारे काम ये भी नहीं बिल्कुल आएंगे फिर। बिल्कुल ये आखिरी वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हालांकि मैं ये समझता था अगर मैं चला जाता तो पीछे एक पूरी बिल्कुल। लाइन लग जाती, ठीक है ना, तो रास्ता निकला व्यक्ति के लिए। और हाफिज सलमान भट्ट साहब मरहूम ने बहुत अरसे के बाद इंटरव्यू देते हुए किसी सहाफी ने उनसे ये सवाल किया था कि इस तरह उसको आप खुद ने बताया था कि हमारे पास ऐसे ऐसे प्लेयर है जो बाहर के मुल्क में जाके खेल सकते थे या इस काबिल है। तो उसने सवाल फिर किया मेरे ऊपर ही कि आपके दौर में उसको ऑफर हुई थी तो आपने उसको क्यों नहीं जाने दिया था। तो उन्होंने इकरार किया इस चीज का कि हाँ वो मुझसे जाती होगी कि मैंने वो गलती की थी, मुझे चाहिए था कि मैं उसको जाने दिया,
ये उनका इकरार था बताया कि खाने में ये रियाज अहमद जो कराची वाले साला चाहते थे, वो कराची से फुटबॉल का मैच चाहते थे, तो उसमें बताया था ये शहर हुआ था। तो बस यही वजह है, मैं यही समझता हूँ कि जेलसी प्रोग्राम जिसे कह सकते हो, इस तरह पीए ने जो मेरे साथ किया वो भी गलत किया, वापदा ने मेरे साथ किया तो वो भी गलत किया। हालांकि वापदा ने मुझे बाद में बताया बहुत अच्छे के बाद लेटर दिया, वो भी लेटर किस तरह दिया, मुझे पीआई ने लिया पहले, ठीक है, मुझे पीआई वाले ले गए, मैं दोस्त से वहां रहा कराची में। 2 हफ्ते का पीआई ने मुझे कहा कि भाई आप जो है ना, आपके ऑर्डर नहीं हुए, आप वापस चले जाओ। अब मैं छोड़ के, ना मैं पीआई में हुआ ना मैं वापदा में आया दोबारा, मैंने वापदा भी छोड़ दी, किस मुंह से जाता वापदा में। तो उसी दौरान मुझे बांग्लादेश में अपॉर्चुनिटी वापदा के थी, तो जब मैं पीआई में चला गया तो वापदा ने कहा कि नहीं इसको हमने अभी भेजना है, तो पीआई में चला गया। तो जब मैं छोड़ के आया तो 1 साल के बाद दोबारा वापदा ने मुझे कहा कि नहीं आप आ जाओ यार। बहुत मुश्किल से वो सारे जगह साहब जैसे मेरे ऑफिसर भी थे वापदा के, तो वो दोबारा मेरे घर आ गए, कहते यार नहीं मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी टीम फैसलाबाद से खेलो तो आप आ जाओ। फिर मैं दोबारा आया वापदा में, फिर वापदा अक्सर वापदा लाहौर वापदा, उससे मुझे जब टीम बनाया तो वहाँ लेटर पड़ा, उसने मुझे निकाल के दिया, कहता यार देखो अगर पीआई में ना जाते तो शायद हम आपको वापदा में भेज देते, तो आप पीआई में चले गए थे, हमने फिर आपको नहीं दिया लेटर, क्योंकि ये पड़ा हुआ था, तो हमने आपको बताया कि देखो। तो ये इस तरह की चीजें, उस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था इस तरह कि आप अपनी आवाज तो कहीं भी पहुंचा सर सकते। बहुत ही हैरानकुन बात है ना, अगर कोई भी फुटबॉल से ताल्लुक रखता है और उसका दिल साफ और मुखलिस हो, वो तो यही कहेगा कि यार अगर आपके प्लेयर्स को एक मौका मिल रहा है बाहर जाने का, वो बेहतर ट्रेनिंग बेहतर के, और अपना भी उनको माली फायदा भी होगा, वो अपना करियर बना सकेंगे। और जब आप मौका मिलता है वो, अब हमारी भी बदकिस्मती सी एक किस्मती है फुटबॉल में कि हमने वो बहुत कम होते हुए देखा है। 2015 में जब पाकिस्तानी फुटबॉल के मसाइल शुरू हुए, उस टाइम तक हमने आके देखा कि कलीमुल्ला एक पाकिस्तान का प्लेयर बना जिसको एक मौका मिला आगे बाहर जाना, लेकिन उसने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया, फिर वो आगे जाता रहा। क्योंकि दुनिया का फुटबॉल तो बहुत बड़ा है, अगर आप भी मालदीव में जाके खेलते, बांग्लादेश में, मलेशिया में, और वहां पे आप कारकर्दगी देते तो दुनिया आपकी थी ना। उसके बाद आप जितना आगे जाएंगे, आपका आपका मेरिट है, आपकी आपकी काबिलियत है। तो आपको नहीं लगता कि ये किसी भी पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर, और आप जिस तरह बता रहे हैं इसी तरह बहुत सारे लोगों का नाम सुनने को मिलता है, काजी अशफाक को एनओसी नहीं दिया गया, एक जमाने में मोहम्मद ईसा को एनओसी नहीं दिया गया, ये आपको नहीं लगता कि अगर आप देखें तो ये इससे बड़ी जाती आप एक फुटबॉल प्लेयर के साथ नहीं कर सकते कि आप उनको खेलने का मौका नहीं दे रहे बाहर जाके, सिर्फ इसलिए कि आपको आपकी सोच ये है कि यार अगर ये बाहर चले गए तो ये फिर हमारे काबू में नहीं आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं कि सिर्फ मुझे ही ऑफर नहीं हुई थी, और भी प्लेयर्स को ऑफर हुई है, नुमान खान साहब को ऑफर हुई थी, मोहम्मद यूनुस हमारे गोलकीपर है जो आजकल जीते में, उनको ऑफर हुई थी, कादी शफाक को हुई थी, और उमर बलोच को हुई थी, शराफत को हुई थी, तो ये ईशा की बात आप करें उसको भी ऑफर हुई थी। यानी ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में हमें पता है, और कुछ लोग तो खेल के भी आए हैं, हमारे फैसलाबाद के भी लड़के खेल के आए, मालदीव में हमारा सादुल्ला खेल के आया है, आदिल बिट्टू खेल के। तो ये देखे ना कितने हमारे टैलेंट है, ये नहीं कहता। अब देखो इन लोगों को किसने तैयार किया, किसने प्रोड्यूस किया, किन लोगों ने कोचिंग की, ये खुद बने बनाए प्लेयर थे। तो इस तरह फिर आप देखें, सबसे हैरानगी की बात आप देखें कि जैसे मुझे ऑफर आना शुरू होती है 95 में, 93 में तो मुझे ऑफर हुई अमेरिका से, वो 95 तक गई। अच्छा 95 के बाद मुझे ऐसा टीम से, नेशनल टीम से मैं निकल जाता हूँ या निकाल दिया जाता है कि मुझे ऑफर हो रही है। 96 में मुझे ऑफर हुई, और मतलब कि 95 में ऑफर हुई, 94 में ऑफर हो रही है, मुसलसल 4-5 साल। और यही 4-5 साल मैं 2000 यानी कि 1995 से लेकर 2000 तक मैं टीम का हिस्सा ही नहीं हूँ। ये भी मुझे जानबूझ के नहीं आने दिया गया कि ये जो होता रहेगा खेलता रहेगा, कोई और इसको जो है कर लेगा। हालांकि उस दौरान अमेरिकन गोलकीपर जिसने मुझे ऑफर की थी, वो इंडियन में प्रीमियर लीग में एक टीम का कोच लगा आके उसने दोबारा मुझसे रब्ता किया। इवन के वो एक टूर्नामेंट हुआ, पाकिस्तान की नेशनल टीम गई, तो उन्होंने क्या किया, मेरा पूछा यार वो आया नहीं है, यानी जिस टीम वो टीमों के मुख्य टीमों के साथ जाता था, तो नेशनल टीम पाकिस्तान की जाती थी, वो हर जगह मेरा पूछता था, वो मेरे घर में भी रहे आके, और मैंने उसी की बात की। मैंने 1 हफ्ता पहले उसके मुझे मैसेज आया दोबारा, वो मुझे बुला रहे हैं, और वो जिस काम के लिए मुझे बुला रहा है वो भी अनबिलीवेबल है। आप अंदाजा करें, तो वो मुझे कह रहा है कि जो मेरी लोकल अकेडमी है ना, वहाँ की कोचिंग, बच्चों की कोचिंग के लिए मैं आपको दावत देना चाह रहा हूँ, अगर आप
वक्त है आपके पास तो मैं आपकी अरेंजमेंट करूँ सर, मेरे पास मैसेजेस आए हो सारे उसके, मैं वो आपको प्रूफ के तौर पर भी दे सकता हूँ। इवन के 30 साल की जो भी मेरी उसकी बातचीत हो रही है खतो खिलाफत के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू, सारा रास्ता अभी तक मेरे साथ उसका है। तो मकसद कहने का ये है कि वो 2000 में मुझे एशिया कप खेलने का 5 साल के गैप के बाद मैं 2000 में एशिया कप के लिए गया था, मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। यानी वो भी ब्रिटिश कोचेज आए थे, जॉन विटन और डेविड बंद, उन लोगों ने मेरी सिलेक्शन के लिए मुझे बुलाया। हालांकि मैंने ट्रायल दिए थे और ना मैंने कैंप ज्वाइन किया था, ना मैं कैंप में गया था। मैं एक्चुअली जा रहा था कहीं दुबई जा रहा था मैं, तो अभी टिकट के सिलसिला में सारा नवाज मरहूम को मिलने गया, तो वो स्टील मिल में थे, तो उनके सिग्नेचर चाहिए था फॉर्म पे, तो मैं गया तो उन्होंने मेरा तारफ कराया कि ये हमारा प्ले का कैप्टन है। तो उन्होंने मुझे कहा यार आपने ट्रायल नहीं दिए, तो फिर मैंने कहा कि ट्रायल इधर कुछ सिस्टम ऐसा है नहीं, इस तरह से ट्रायल दिए गए। हम इतने सालों से नेशनल टीम में खेल रहे हैं, मुझे इस तरह खेलने का मौका मिला है, मैं पाकिस्तान जूनियर टीम का कैप्टन रहा हूँ, सीनियर का वाइस कैप्टन रहा हूँ, गोल्ड मेडल हूँ, बाहर से मुझे ऑफर हो रही है, तो ये मेरे ट्रायल तरह मुनासिब नहीं है। मुझे एतराज नहीं है उसके ऊपर, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल लिए जाते हैं और आपको काट दिया जाता है, इसलिए मैं ट्रायल नहीं दी। तो उसने मुझे बगैर ट्रायल की टीम में रखा था। तो उसके बाद मैं खेला, वो फिर जो इंग्लैंड टीम गई उसके लिए मुझे बुलाया उन्होंने, लेकिन उसी दौरान मेरी वालदा की डेथ हो गई थी, तो मैं नहीं जा पाया। तो फिर उसके बाद मैं नेशनल टीम में ले तो सर इस सारे दौरान में अब इंसान तो इंसान है, मतलब आपने अपने आप से कोशिश की, आपको दुनिया के मुख्तलिफ क्लब आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यहाँ पे आपके साथ सर ज्यादती हो रही है, तो इस दौरान वो मेंटली कैसे आप फुटबॉल खेल रहे थे कि अच्छा यार ये तो पूरी दुनिया मेरे बाहर वाले बुलाने चाहते हैं, अपने वाले खेलने नहीं दे रहे, तो कैसे आपने वो कंटिन्यू, क्योंकि इंसान के लिए तो बड़ा मुश्किल है जब इतना बंदा देख रहा हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जी बिल्कुल, दुख तो बहुत होता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि अब यहाँ पे कर भी क्या सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सिस्टम ऐसा निज़ाम भी नहीं है ना कि आपकी बात को सुना जाए, आपको इंसाफ मिल जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब 2-3 जगह मेरे रास्ते हुए, उन लोगों ने भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। जैसे अमेरिकन गोलकीपर का मैंने बताया उसकी आपको बात, वो जब मुख्तलिफ कंट्री में गया तो उसने वहाँ मेरा जिक्र किया। इसी तरह वो इंडिया में जब इस टीम का कोच लगा तो वहाँ भी उसने मेरा जिक्र किया, तो उसने मुझे ऑफर भी की, मेरे पास वो मैसेज भी बना हुआ है कि अगर मैं आपको बुलाऊं तो आपको आ सकते हैं। तो वो फिर एनओसी का इशू था उस वक्त भी, उन्होंने यानी उसके बकौल के इंडिया वाले कह रहे हैं कि इनका एनओसी का इशू है, क्योंकि ये जिस डिपार्टमेंट में है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, यानी PIA, तो इस वजह से मैं रह गया। इसी तरह यूरोप की 2-3 जगह जो फुटबॉल को चलाने वाले हैं या वो फुटबॉल के मामला चलाते हैं, उस बंदे ने, वो अमेरिकन गोलकीपर ने मेरा रास्ता नंबर उनको दिया। उन्होंने भी मुझसे रास्ता किया पाकिस्तान में मुख्तलिफ उस नेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे लीग का इनका करने के लिए, हालात को जानने के लिए, यहाँ का कैसा माहौल है, किस तरह फुटबॉल को प्रमोट किया जा सकता है, आगे लाया जा सकता है, प्रोफेशनलिज्म। तो मैंने उस दौरान उन्होंने मुझे कुछ टास्क दिए थे। अच्छा, वो भी सारा डाटा मेरे पास जिस तरह में मशहूर है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी तस्वीरें ऐसे मैं मूवी बना के दे सकता हूँ। तो उन्होंने रब्ता किया कि आप पाकिस्तान के जो बेहतरीन प्लेयर का डाटा इकट्ठा करा थे, और मैंने फिर उस दौरान बहुत सारे पाकिस्तान के जो टॉप के प्लेयर थे उनका डाटा इकट्ठा किया। इस चीज़ की भी लोग गवाही देंगे कि मैंने उन लोगों, उनके पास मैसेज भी महफूज होंगे। तो उनको मैंने कहा था कि बाहर की गैर मुल्की जो है एक फर्म जो है पाकिस्तान में फुटबॉल का जो है प्रोफेशनलिज्म लाना चाह रहे हैं, तो मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो लोगों ने बहुत काफिर किया था मुझे। तो इस तरह 2-3 जगहों से मुझे ये इस बारे में मतलब कि हुआ रास्ता, लेकिन वो बाद में पाकिस्तान के हालात इस तरह के थे, यहाँ के जो MSC के इश्यू थे, यहाँ के जो फेडरेशन के जो मामला थे, वो अपना पहले खांचा अपना मानते थे, ये भी उनके मेरे बस मैसेज आए हुए हैं कि हमने आपकी फेडरेशन से रब्ता किया था, तो उन्होंने कहा जी हमारा क्या हिस्सा है, पहले हमें दे, पहले ये करें, हमारे उस बंदे को लेके आए, इसको नहीं लेके आए, इसको रखे, इसको रखे। यानी ये 3-4 यूरोपियन कंट्री से मुस्लिम लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया। उसमें एक ऐसे भी है जिन्होंने पाकिस्तान में फुटबॉल को प्रमोट किया है, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि जहाँ पे हम खुद काम करना नहीं चाहते, दूसरों का हम काम करने देना नहीं चाहते, तो जब तक वही सिस्टम नहीं होगा, राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में फुटबॉल बेहतर होगा। मैं अपनी बात कर ही रहा हूँ कि मुझे कोई किसी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन में, सूबाई एसोसिएशन में
या फुटबॉल फेडरेशन में कोई ओहदा मिले या मुझे कोई टास्क मिले या कोई जिम्मेदारी सौंपी जाए, मैं तो ये चाहता नहीं, ना मेरी ख्वाहिश है। मैं तो खुद बेशक काम कर रहा हूँ अपने ग्रास रूट लेवल पे, छोटी कैटेगरी पे बच्चों को। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे मौके जहाँ पे हो सकते थे, हम अपने बच्चों को बहुत हाई लेवल पे ले जा सकते थे, लेकिन नहीं हो सका। तो बाकी जो आपने सवाल किया, तो वो जाहिर बात है मैं बड़ा महसूस करता हूँ, लेकिन मैं बस वो यही सोच के चुप रहता था, सब्र करता था कि शायद किस्मत का लिखा है यही। तो मैंने उसके ऊपर ज़्यादा वो किसी को आज तक डिस्कस भी नहीं की। ये भी है कि मैंने गिला बिल्कुल शिकवा भी नहीं किया किसी से कि कोई आदमी कहे यार तो रोना रोया ये आप। मैं समझता हूँ ये पहली दफा ये ऐसी बातें हैं कि जो मैं आपके सामने आपको कर रहा हूँ, बता रहा बड़ा हूँ, अच्छा आपको लगा कि जवाब दे रहा हूँ। आपने भी हमारे और मैं हैरान प्लेटफॉर्म भी हूँ कि आपने, और मैं इस चीज़ से भी हैरान हूँ कि आपने मेरे बारे में कहा सारा ये मालूमात हासिल की है, लेकिन मैंने आपको कोई चीज़ सर आप नहीं हमारे आपको लेजेंड है, प्रोवाइड हमें तो पता होना चाहिए ना आपके बताने के बगैर। तो सर तो थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि ये एपिसोड थोड़ा सा हम 94 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर को भी डिस्कस करें, जिसमें पाकिस्तान, इराक, चाइना, यमन, जी जॉर्डन के साथ खेला। हमारी किस्मत इस दफा शायद पहली दफा नजर आई है कि किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और कोई मुश्किल टीम नहीं मिली। पर इन टीम्स के खिलाफ भी मतलब वो मुश्किल ही होता होगा खेलना, मतलब क्योंकि जब इतनी बड़ी टीमें आके खेलें तो हम वही है, हम आज एशिया के वाहिद मुल्क रह चुके हैं जिसने आज तक एक मैच नहीं जीता वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में। तो सर जब आप लोग भी तैयारी करके जाते थे और इतनी बड़ी टीमें इराक, चाइना जैसी खड़ी होती थी, तो क्या स्ट्रेटजी होती थी कि क्या करना, अब क्या करें इनके खिलाफ? देखिए उस दौर में मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल का फेडरेशन का जो बजट था ना, हम्म ना होने के बराबर होता मेरे ख्याल में। जो मुझे मालूमात है मेरी नासिक राय के मुताबिक 2 लाख सालाना ग्रांट होती थी, वो भी काफी होती थी। आप मुझे बताएं कि 2 लाख में एक हफ्ते का कैंप 10 से 20 दिन नहीं लग सकता। तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हाफिज साहब को अपनी जेब से पैसे खर्च करते, उन्होंने यहाँ तक कि अपनी गाड़ियां तक बेच दी। उनके पास जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां तक उन्हें बेची। तो अब जब बजट हमारा नहीं है बिल्कुल, तो क्या हम मतलब कि किस तरह परफॉर्मेंस देंगे? उन उन लोगों की जो टीमों की जो कैंप थे वो यूरोप में लगाए थे। अहमद राजी का नाम अगर आप ढूंढे सर्च करें, तो वो मैं समझता हूँ एशियन के बेहतरीन खिलाड़ियों में उसका शुमार होती थी। बहुत स्टाइलिश, स्कोरर, और एक देवता का दर्जा था उसको इराक में और अरब कंट्री की। तो वो प्लेयर उस ग्राउंड में खेल रहे थे। तो यकीन करें कि पहला राउंड हमने जॉर्डन में खेला, जॉर्डन में। अब वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमें तो मालूम नहीं था कि वहां पे जाके हमें खेलना पड़ेगा आसपास से। अब हम तो बाद में वहां के शहर था इरबिद, इरबिद वहां चाइना ने बना के दिया पहला ग्रास का जो स्टेडियम था ना, वहां पे मैचेज हुए थे। तो जो पहले मैचेस थे हमारे ट्रेनिंग मैचेस, वो हुए थे कारपेट के ऊपर। तो हमारे पास शूज नहीं थे वो बिस्तर वगैरह, तो हमने जिस तरह वो खेले वो भी हमारा मिजाज ही बना था उस। तो वहाँ इराक की टीम जो थी, यकीन करें उन्होंने जब अभी 4 मैचेस रहते थे चाइना में, हमारे दूसरे 4 मैच 8 मैचेस खेले थे, उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं। तो वहीं पे उनको हजारों डॉलर उनको दिए गए और नई बैंक में गाड़ियां दी कि अपनी अपनी गाड़ी से यहाँ से बैठ के बाई रोड जाओ, क्योंकि जॉर्डन और इराक सब ये कंट्री साथ साथ ही है ना। तो यानी उन टीमों को ये कुछ मिल रहा है और हम हमें तो कैंप के लिए हमारे पास कुछ नहीं होती थी। अच्छा, फिर उनकी टेक्निकल टेक्निकल उनकी फिजिकल ट्रेनिंग आपको पता है यूरोपियन कोचेज के साथ होते थे इस दौर में। तो हमारे पास तो सिवाय फुटबॉल खेलने के, सिवाय दौड़ने के और 11-11 की टीम बनाने के कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लानिंग, कोई टैक्टिक्स, कोई टीम टैक्टिक्स, कोई फॉर्मेशन नाम की चीज ही नहीं। तो जितना हमें था हम उसी तरह जाके एक फॉर्मेलिटी पूरी करते थे, खेलते थे। मेरे हिसाब से तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो फलाह था वो इन चीजों का। तो अभी क्या था मैं समझ वैसे चीज आ रही है, लेकिन हम अभी तक उनके म्यार पे नहीं बिल्कुल पहुंच सर, सके। बिल्कुल। सर इस पे थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, आपने जिक्र किया कि आप 2000 में दोबारा एशियन कप के लिए आपको बुलाया गया, और जॉन लीटन और डेव बर्न्स, अगर थोड़ा सा किसी का पाकिस्तानी फुटबॉल के साथ वक्त गुजरा हो या थोड़ा समझा हो, उनने काफी काम किया, यूथ लेवल पे भी काम किया। बहुत सारे ईसा खान, जाफर खान को भी डिस्कवर करने वाले वो कोचेस थे। और आपने बहुत मुख्तलिफ कोचेस के साथ, आपने बात की बुरखा अजीज के साथ भी आपने काम किया हुआ है। आपके हिसाब से कितना एक फर्क पड़ता था जब आप
लोकल कोचेस के साथ काम करते थे वापटा पीआईए में, नेशनल टीम में भी, और जब जॉन लेटन या डेव बर्न्स जैसे कोचेस के साथ काम करने का मौका मिलता था, कितना एक फर्क होता था? मैं समझता हूँ जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं अपने कोचेस को कभी भी डिग्रेड नहीं करूंगा, बुरा नहीं करूंगा, कम तर नहीं समझूंगा। जो नॉलेज उनके पास था उन्होंने उससे बेहतरीन काम किया हमारे साथ। ये लेकिन हम लोग उन्हीं लोगों ने बनाए हुए हैं बिल्कुल। ना, लोकल कोचेस से, जो हम, ठीक है। लेकिन फुटबॉल एक अब साइंस का दर्जा हासिल कर गया है, पूरी एक साइंस है। हमारे यहाँ उस तरह की तालीम नहीं है, कोचिंग एजुकेशन नहीं है, स्पोर्ट्स एजुकेशन नहीं है। वो कोचेस परमानेंट काम करते हैं, उनका टास्क होता है, उनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो काम करते हैं। हमारे यहाँ नेशनल जो जिनके साथ लोकल कोचेज आते हैं उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको काम नहीं करने दिया जाता, फिर पसंद नापसंद का चक्कर होता है। आप देखें हमारे दौर में हर टीम के साथ नए कोच, हर टीम में नए प्लेयर, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस का मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस का। या हमारी जो नीचे फुटबॉल को डाउन होने का एक सबब ये भी था। तो फॉरनर कोचेज आपको पता बड़े प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें पूरा प्लान के साथ काम करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे कोचेज अपने नानी के हिसाब से, इवन के हिसाब से, दो की फुटबॉल के हिसाब से बेहतरीन कोचेज थे और है। लेकिन क्योंकि उनका इंटरनेशनल को एक्सपीरियंस नहीं था, ना तो हमारे डिपार्टमेंट बाहर जाते खेलने, ना हमारी क्लब लेवल की थी तो वो मैचेज खेले, ना हमारा बजट होता था। आप देखें हमारी वापडा की टीम गई तो वापडा ने कहा कि इधर हमारे 25 प्लेयर खेले जिन्होंने जीता, वहां जब बाहर जाने की बारी आई तो वापडा ने कहा नहीं जी आप सिर्फ 12 प्लेयर लेके जाएंगे पास, आप अंदाजा करें। और हमारे 12 ही खिलाड़ी गए थे वापडा से। तो इस तरह बहुत फर्क पड़ता है। तो जब फॉरेन कोचेज की बात आएगी तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी हो सकता है उसके अच्छे कोचेज आए हो, लेकिन जॉन लिटन जो था वो मैं समझता हूँ बेहतरीन कोच था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टेक्निकल और बहुत प्रोफेशनल कोच था मैं समझता हूँ। लेकिन जो मुझे पता चला है उसको भी यहाँ से जिसे कहते हैं ना जान छुड़ाई गई, उसको बढ़ाया गया, क्योंकि वो प्लेयर के हाथ में बहुत बात करता था, बहुत फाइट करता था, बहुत लड़ता था, तो फील्डिंग की बात करता था। अब बातें करने को तो बहुत ज्यादा है कि अंदाजा करें कि अब जब हम 2000 में वर्ल्ड कप ओलंपिक एशिया कप सॉरी एशिया कप खेलने के बाद आए 2000 में कतर से, तो कराची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के पास वापसी का किराया नहीं था। आप बिलीव करेंगे ये चीजें, प्लेयर इतने परेशान थे कि जॉन लिटन ने अपनी जेब से डॉलर दिए मुझे। मैं तो पीआई में था, मेरे पास टिकट भी थी पीआई की ऑलरेडी, मेरे पास सारा कुछ था। तो मुझे उसने कहा कि कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मैं आपकी शाम की फ्लाइट का कर रहा हूँ। तो मुझे कहा अच्छा पहले ये बच्चों का करो, उनके पास मेरा टिकट के पैसे नहीं है। तो यानी इस तरह भी सूरत हाल, मतलब इस तरह की इतनी स्टोरीज है। अच्छा कुछ टूर ऐसे भी हुए कि हमने नीकर टॉप शर्ट अपनी जेब से खुद खरीदे नेशनल टीम में, ये नेशनल टीम में ये हाल था। मैं किसी को ब्लेम फिर नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात ही इस तरह के थे कि सुदेश के पास पैसे ही नहीं थे। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन नहीं करते तो आपको जुर्माना होता, बैन होता, या कोई पाबंदी लग जाती है आपके ऊपर। इस तरह की मैं कितनी बिल्कुल। स्टोरी आपको सुनाऊँ चाहती। तो वो मैं वो ये समझेगा कि शायद ये हमें बदनाम कर रहे हैं या बुरा कह रहे हैं, हालांकि इसकी कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि उस वक्त हालात ही ऐसे थे फेडरेशन के, तो जोर दर्द उस दौर में था, वो इसी तरह से हो रहा था। बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल तो नहीं ये सर, चीज वही मैं है कह ना रहा कि हूँ। जब आप एक प्लेयर को बिल्कुल फोकस नहीं होने दे सकते, और यहाँ पे अब शायद आके हमने वो लेवल देखा है कि अब पिछले 1 साल के अंदर किसी की तारीफ या वो उस तरफ जाए तो चीज ठीक है, वो ठीक है कि आपकी कौमी टीम एक अच्छे होटल में ठहल रही है, उनको अच्छी फैसिलिटीज का एक्सेस मिल रहा है, उनको अच्छा मतलब ख्याल रखा जा रहा है। और मेरी मेरी अपनी नजर में, हालांकि मैं कोच नहीं हूँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी प्लेयर को फैसिलिटीज नहीं देते, अगर आप उनकी बेसिक्स अच्छे तरीके से कवर नहीं करते, जिसमें उनकी डाइट ठीक हो, उनकी स्टेइंग फैसिलिटीज अच्छी हो, और आप बाकी उनको एक सपोर्ट सिस्टम नहीं दे रहे, तो मेरे हिसाब से आप जो मर्जी करने प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उस बेचारे का माइंड ईजी नहीं होगा कि यार मेरा काम बस पिच पे जाके परफॉर्म करना है, तो वो कर ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। देखिए मुझे भी बहुत खुशी है कि वो सहूलियत इस तरह से खास करके फुटबॉलर को मिल रही है, मुझे बहुत खुशी है इस चीज की। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह की सहूलियत मिल रही है, हमें कुछ ना कुछ दर्द तो उसके बिल्कुल बराबर तो देना बिल्कुल। चाहिए, आते में नमक के बराबर तो दर्द देना चाहिए। अब हमें फैसिलिटीज नहीं थी, यकीन करें हम 2-2 किलोमीटर पैदल जाते थे,
बसों की छतों पे बैठ के खुद जाते थे हम लोग। हमारे पास किराया भी नहीं होता था, लेकिन शौक इतना होता था कि नहीं यार नेशनल बिल्कुल, टीम में आना किसी के। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होगा कि मैं आपको ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुनाऊं कि आपको पाकिस्तान में पहले बिल्कुल, किसी ने बताई नहीं होगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा ये बातें बताने का हर दिन मकसद किसी को डिग्रेड, किसी को नीचा दिखाना, किसी की तौहीन करना मकसद नहीं है। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि उसके हालात बिल्कुल, उनकी भी मजबूरी थी कि वो हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ये बस अब जिस तरह की सहूलियत सहूलियत मिल रही है, मैं समझता हूँ कम से कम कुछ ना कुछ तो 10 के बराबर कुछ परसेंटेज तो आना चाहिए कि हाँ यार उन्होंने इम्प्रूव किया है इतनी साल से मिलने के बाद। बिल्कुल। बिफोर हम इख्तिताम की तरफ आए, हम तकरीबन 1 घंटा गुफ्तगू ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका बहुत मज़ा भी आ रहा था। मेरे 1-2 बड़े जिसे कहते हैं कि छोटे से सवाल हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है कि फुटबॉल की हिस्ट्री बड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग एक-दूसरे से बात करते हुए पता चलती हैं। आपका भी मैंने थोड़ा देखा और पता भी मुझे चला, आप पाकिस्तान की टीम थी या कोई क्लब था जिसमें आप पीआई या वापडा था? मोल्डोवा कौन गया था? जी तो वो आप मालदोवा अपनी नहीं गया। पर्सनल विजिट में गए थे या कोई आपकी टीम का टूर था या कोई मैच था, किस सिलसिले में था? अच्छा वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं कोयटा में था, कोयटा में था तो मेरे घर से फोन आ गया कि वालदा बुला रही है, वो कह रही है कि मेरा बचना मुश्किल है, मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तो मैंने फिर वहां से, अब कोयटा से कोई फ्लाइट नहीं थी अच्छा, उनकी आई थी, ठीक है ना। तो फिर तो न्यू एयरलाइन चली थी, अच्छा, सैफ एयर, सेफ एयर या सैफ एयर, वो चली थी। तो बहुत मुश्किल से सीट भी बहुत मुश्किल से मुझे मिली। तो मैं, मेरे पास ये है कि फुटबॉल का वो बैग से है नहीं था। तो जब मैं गया तो उनका अमला जो था सारा फॉरनर था, मालदोवा, वो मालदोवा की जो स्टेट थी ना, वो जहाज उन्होंने वहीं अच्छा, से लीज पे लिए हुए थे, ठीक है ना। तो तो जब मैं गया तो मेरे पास ये है कि फुटबॉल का वो पकड़ा हुआ था हैंड बैग ना, स्पोर्ट्स का किस बैग। तो जब वो वहाँ की जो क्रू था, स्टीवर था या पर्सन था जो भी था, उसने जब देखा तो शुरू हो गया बातचीत करना इंग्लिश में मेरे साथ, क्या फुटबॉल है ये है वो है, यहाँ किस तरह की। तो मुझे उन्होंने फिर कहा कि आप फुटबॉल खेलते हैं। अच्छा उसको भी नहीं पता था मैं किस पोजीशन में हूँ। तो मैं फ्लाइट भी लाहौर की थी, फैसलाबाद तो फ्लाइट नहीं थी। तो मैं बस अपने परेशान में था। तो वालदा ने कहा कि आज मेरा वक्त पूरा हो गया। तो हुआ भी ऐसे ही, जैसे घर पहुंचा वो मेरे साथ मिले, बातचीत की है, बस वरना को तैयार हो गए। तो वो जो जहाज में उतरा उनसे थोड़ी बहुत बात की मेरे साथ, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा उसकी बातों में ना, मतलब मेरा ध्यान वालदा की तरफ था। तो वो बातें कर रहा था मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो खैर जब हम दौरे पर उतरे तो उसने मुझे कहा कि अपना कोई रास्ता नंबर तो इस तरह का दे, मैं आपसे रास्ता कर सकूँ। मुझे भी नहीं पता उसने क्यों मेरे साथ रास्ता किया है या क्यों मेरा नंबर ले रहा है। शायद एयरलाइन की वजह से ले रहा है, तो वैसे एयरलाइन से था। तो उसके कुछ दिन के बाद ना उसका फिर मुझे लेटर आता है कि मेरा तलब किस तरह है। मैं छुट्टी में वापस गया पाकिस्तान से, तो यहाँ मेरे दोस्त हैं। तो वो फुटबॉल लोकल था, वो कोई इतना हाई प्रोफाइल क्लब नहीं था उनका। तो उन्होंने कहा यार उसकी ख्वाहिश है कि आप, मैंने उसने मुझे बहुत समझा कि यार जब मैंने बताया कि नेशनल टीम में खेला हूँ, तो उनके लिए तो नेशनल टीम में बहुत बड़ा होता है कि यार ये नेशनल टीम में खेला है। तो मुझे ने कहा जी आप आएंगे हमारी क्लब से, इस तरह खेलेंगे, हम आपका सारा सपोर्ट करेंगे, आने जाने का किराया, अच्छा, रहने का, खाने का मिलेगा। तो मैं भी बस इस चक्कर में चला गया कि चलो यार वहाँ का भी विजिट हो जाए, चक्कर हो जाए। तो वहाँ फिर मैं गया तो वो लोकल ऐसी फ्रेंडली मैचेस खेले, कोई इतना वो हाई प्रोफेशनल या हाई प्रोफाइल या कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। कुछ नसीब है, बस उसकी अच्छा। तो दावत पे वहां पे चला नहीं गया। देखा कि वहां पे कोई मोल्डोवा में तो ये इस क्लब तरह पकड़ लगा। लें, या उसका ज़हन में ख्याल नहीं आया उस टाइम जब मोल्डोवा गए? बस कुछ इस तरह नहीं ध्यान गया था। मैंने भी उनको कहा, वो थे बहुत लोअर लेवल का, उसको के रशिया का, मोल्डोवा का बहुत स्टैंडर्ड था, हमको पता है। इवन के हमने हमने 92 में 92 में भी हम जॉर्डन में गए थे, किंग शाह सैन फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो वो मोल्डोवा की अच्छा, एक क्लब बनती थी। तो उनका फुटबॉल इतना खूबसूरत मैच हुआ था कि मैं जो लाइव मैच जिंदगी में कोई देखा ना, तो वो मुझे बड़ा पसंद है। वो नाइजीरिया और मालडोवा का मैच है, यानी मालडोवा का चैनल आप बिल्कुल, देखें कितना अच्छा। उन्होंने 5 में नाइजीरिया जीता। तो लेकिन उस वक्त नहीं था ध्यान इन चीजों की तरफ, करना हो सकता है ध्यान होता तो मैं बाद में बात करता। लेकिन बस मैं गया था,
एक वो तफरीही बिल्कुल, तौर के बिल्कुल। पर्सन में गया था। एक और इसी तरह का छोटा-सा सवाल, पाकिस्तान की टीम में ओस्लो कप में कभी नॉर्वे में हिस्सा लिया था? कोई पाकिस्तान की कोई जूनियर टीम गई थी उस ज़माने में, या अगर आपको थोड़ा-सा इल्म हो इसके बारे में? अच्छा, ये बात है अच्छा, 89 की। 89 में ओस्लो कप नॉर्वे टीम जा रही थी, पाकिस्तान स्पोर्ट कोड भेज रहा था, अच्छा, कैंप भी लग गया था हमारा, कैंप भी लग गया था। और उसके अपना जहर साहब होते थे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट। ये अब उसके बाद भी पता नहीं को गई है टीम, नहीं गई, लेकिन वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की अंडर 19 में टीम गई थी। तो उसके बाद ईद की छुट्टियां आ गई, इन्होंने कहा कि ईद के बाद टीम ने जाना है, टीम सेलेक्ट हो गई थी। ये मैं उस टीम की बात कर रहा हूँ जो ओस्लो कप 19 अंडर 19 जा रही थी 89 में। तो वो जो जफर साहब थे ब्रिगेडियर, तो उन्होंने टीम अनाउंस की थी और मुझे कैप्टन अनाउंस किया था। वो बच्चे भी मेरे साथ बैठते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं सारे, उनको भी पता है सारा। तो वो टीम फिर रमजान अपना ईद के बाद इन्होंने काली लिखी ना, वो टीम गई थी। और लेकिन उसके ट्रायल जरूर हुए थे। और मुख्तार अवान उस वक्त से मिनिस्टर होते थे पीपल पार्टी के दौर पे। उस ट्रायल में एक बच्चा था कलर सैयदा का, जिसकी दुराने ट्रायल डेथ हो गई थी, वो बबल खा रहा था, उसके गले में खांसी थी। ये चीजें इसलिए याद है। और ये मेरे पास डान अखबार की कटिंग भी पड़ी आज तक, यानी कि 89 का जो डान अखबार है उसकी कटिंग भी आज तक मेरे पास पड़ी। तो बाकी डाटा भी मेरे पास महफूज है। तो वो इस तरह ये टीम जो है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो टीम बिल्कुल, नहीं जा सकती। बिल्कुल। तो दालवार साहब, चलो 1.5 घंटा हमारी गुफ्तगू चलती रही, आपका करियर बड़ा मिजाजी रहा, और वो पाकिस्तानी फुटबॉल में यही अफसोसनाक होता है कि आप जैसे प्लेयर्स को अगर मौका मिलता, आप लोगों का ज़ाती फ़ायदा तो होता ही होता, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक पूरे मुल्क को ना एक लाइन मिल जाती कि यार देखो, बाहर जाके खेल सकते हो, ज़िंदगी सेट हो सकती है। और वही है कि काबिलियत है ना, बाहर जाके जब आप मलेशिया में खेल रहे हैं, बांग्लादेश में खेल रहे हैं, तो वो फिर जितना आपकी काबिलियत है उतना आप आगे जा सकते हैं, दुनिया तो मेयार को देखती है। तो वो तो एक ज्यादती रही, और आपकी बड़ी काविशें हैं कि आप अभी भी फुटबॉल से मुंसलिक हैं बहुत सारे मुख्तलिफ तरीकों में। अगर हम आज बात करें कि 21वीं सदी आ गई है, पाकिस्तान अभी भी इस साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल रहा है जो हम आज तक नहीं जीते। आप चले, मैं ये तो समझता हूँ, देखें हम अगर बात करें पॉलिटिकल मसले, वो आपको ही पता है, मुझे ही पता है, वो ना आज के हैं, वो तो कब के चल के आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या जी। करना क्या चाहिए? मसले तो बहुत लोग बयान कर सकते हैं, सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या होना चाहिए आपकी अपनी नजर में, जो एक सिस्टम में खेले हैं आपने, देखे हैं, पॉलिटिकल मसले साइड पे रखते हुए आपके सबसे क्या होना चाहिए पाकिस्तान में कि पाकिस्तान आगे बढ़ सके? अच्छा देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो ये है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए, जो मेरी एक हम्म, कहते हैं कि प्रायोरिटी है। जब उस लेवल के लोग, उस काम को जानने वाले लोग, उसको समझने वाले लोग, उसको चलाने वाले लोग, उसका तजर्बा रखने वाले लोग जब तक नहीं होंगे, देखते नहीं आए। दूसरी चीज, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनते हैं। अब देखे ना, हमारे कैंप कब लगते हैं, 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले। ये तो सिस्टम नहीं है। इसके अलावा हमारा नेशनल जो सेटअप है, कोई कंटिन्यूटी उसमें है ही नहीं, तसलसल नहीं है। प्लेयर कैंप में आता है, ट्रेनिंग करता है, घर जाता है, छोड़ देते हैं। और जो मेन चीज है, मैं समझता हूँ कि आज हमें दुनिया के साथ चलना होगा। स्पोर्ट साइंसेस की जो जदीद खतूत के ऊपर कोचिंग है, उसको अपनाना होगा। हम उससे बिल्कुल, मैं समझता हूँ, उससे काम नहीं हो रहे। हमारी कोशिश जारी है, मैं समझता हूँ काम हो रहा है, उस पर कोशिश की जा रही है, लेकिन उस तरह नहीं काम हो रहा है जिस तरह किया जाना चाहिए। एक तो ये चीज है कि लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, लंबे कैंप होने चाहिए, उनके मैचेस बहुत ज्यादा होने चाहिए, मेरिट के ऊपर प्लेयर की सिलेक्शन होनी चाहिए, फिटनेस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ पसंद का चक्कर है, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे वो प्लेयर्स हो, टैलेंट बहुत ज्यादा है। जब तक हम ईमानदारी के साथ, गैरतदारी के साथ काम नहीं करेंगे, कोई चीज मुश्किल नहीं है। वो देखो वाले हमसे कहाँ आगे निकल गए हैं, क्या हम लोगों में वो सलाहियत नहीं है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है, कुदरती टैलेंट इतना ज्यादा है कि कोई दूसरा मुल्क जो है, लोग जो है वो यकीन नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ देखें कि हम जिस लेवल पे जाते हैं, उस लेवल पे जाके हम वो काम नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों की बहुत जरूरत है कि हमें हर शोबे में प्रोफेशनलिज्म को अपनाना होगा, और जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए जिम्मेदारी को निभाए।
तो ये भी बहुत सारी बातें हैं, चीज़ें हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग इसमें काम नहीं कर सकते या हमारे लोग इस काबिल नहीं है, बहुत काबिल है, हमारी यंग जनरेशन बहुत अच्छी है इस मामले में, पढ़े लिखे भी हैं, समझते भी हैं, क्वालिफाइड भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें फॉरेन कोचिज़ के साथ-साथ अपने कोचेज़ को भी बाहर के ममालिक में भेजना चाहिए, उनको कोचिंग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा राग़िब करना चाहिए, ताकि वो जदीद देखिए फुटबॉल भी जो है, मैंने पहले कहा है, वैसे मैंने खुद स्पोर्ट्स साइंसेज़ मैंने एमएससी की है इसमें, तो जब मैंने स्पोर्ट्स साइंसेज़ में एमएससी की तो मैंने फिर खुद अपने आप को पहले देखा कि मैं कैसा प्लेयर था, मैं कैसे ट्रेनिंग करता था। तो फिर मुझे पता चला कि मैं वाक़ई को गलत ट्रेनिंग करता था, मैं कोई इतना अच्छा प्लेयर नहीं था, ये तो बस वो अंदर में ताना राज़ी वाली बात थी। तो स्पोर्ट्स साइंस में बताती है कि आपको किस तरह अच्छा बनना है, किस तरह ट्रेनिंग करनी है, किस तरह ट्रेनिंग करवानी है, किस तरह फिटनेस लेवल रखना है, किस तरह आपकी न्यूट्रिशन होनी है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ पे अगर जोर लगाया जाए, जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करें तो बेहतर होगी, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो मतलब कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जदीद दुनिया के बराबर नहीं आएँगे, तो उस एजुकेशन का हासिल नहीं करेंगे, तो आप बेहतर काम नहीं कर सकेंगे, बेहतर चीज़ें नहीं सिखा सकेंगे, बेहतर चीज़ें नहीं बता सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स साइंसेज़ को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है हमारे आज के दौर में। तो इंशाल्लाह हम पहले से बेहतर हो सकेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुमताज़ भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे लिए भी टाइम निकाला, बहुत ही मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। पाकिस्तान की रंगीन फुटबॉल हिस्ट्री को समझते हुए, आपकी हिस्ट्री को समझते हुए, और आपकी कारकर्दगी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए बहुत है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की फुटबॉल के भी अच्छे दिन आएँगे। आप तो माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी से उन दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ जी, सके। बिल्कुल, इस साल के बिल्कुल। वर्ल्ड कप क्वालिफायर में उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाए, तो कम से कम एक सिलसिला खुल जाएगा मैचेस खेलने का। और बहुत शुक्रिया आपका टाइम दोबारा हमारे लिए निकालने का। बाकी सबका जो हमें देख रहे हैं, प्लीज ट्यून इन कीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारी ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और उनमें खेलने वाले हमारे स्टार्स जिनकी कहानी आपको पता होनी चाहिए, वो हम बताते रहेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।